दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ सच में पसंद आती हैं और आप चाहते हैं कि कहानी थोड़ी जल्दी आगे बढ़े, तो आप चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबर्स को कहानी के ज़्यादा एपिसोड्स और अर्ली एक्सेस मिलेगा, यानी कई पार्ट्स उन्हें बाकी लोगों से पहले सुनने को मिलेंगे। इससे जो लोग कहानी में पूरी तरह डूब जाना चाहते हैं, वे कहानी के अगले हिस्से जल्दी जल्दी सुन पाएंगे। लेकिन एक बात दिल से समझ लीजिए, अगर आपके पास मेंबरशिप लेने के लिए पैसे नहीं हैं या आप फ्री में ही सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हर दिन एक नया एपिसोड सभी के लिए फ्री में आता रहेगा, ताकि कोई भी लिसनर कहानी से दूर न रहे। मेंबरशिप सिर्फ उन लोगों के लिए है जो चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और कहानी के अगले हिस्से थोड़े पहले सुनना चाहते हैं। बाकी सभी दोस्तों के लिए हमारी कहानियां हर दिन उसी प्यार के साथ फ्री में आती रहेंगी। अध्याय 246 एक ऐसा अस्तित्व जिसकी प्रशंसा की जा सके। हालांकि उसे ली किंग पर कुछ संदेह था। शेन यू की बातें तर्कसंगत लग रही थीं। ये किंग शियाओ संप्रदाय था और कोई भी दिन दहाड़े किसी शिष्य को निशाना नहीं बनाएगा। और इसलिए हुयान और डुआन शियाओ जुआन ली किंग और दूसरे व्यक्ति के पीछे पीछे पहाड़ पर चढ़ गए। जब ली किंग ने उनके रिश्ते के बारे में पूछा तो हुयान ने सच्चाई से जवाब दिया, जबकि डुआन शियाओ जुआन भोली और मासूम दिखी, मानो उसने अपने बचकाने विचारों को छुपा रखा हो। हालांकि ली किंग और हुयान की नज़रों में उसके सच्चे भाव खामियों से भरे थे। जवान होना कितना अच्छा है, लेकिन क्यू ने मन ही मन आह भरी। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसने इस जीवन में कभी प्यार का अनुभव नहीं किया था। हालांकि वह अपने पिछले जीवन में इस भावना का अनुभव कर चुका था, इसलिए उसे कोई जल्दी नहीं थी। वे चारों पहाड़ पर चढ़े और अनजाने में पहाड़ के आधे रास्ते में स्थित मार्शल आर्ट के अखाड़े में पहुंच गए। जू किंगलिंग और अन्य लोग लड़ाई देख रहे थे और ये नान भी वहीं रुका हुआ था। ये नान अन्य शिष्यों से बातचीत कर रहा था कि अचानक उसकी नज़र ली किंग की ऊपर पड़ी। उसकी आंखें अनायास ही फैल गईं। वह एक पल के लिए झिझका, फिर आगे नहीं बढ़ा, कहीं ऐसा न लगे कि वह घिसा पिटा व्यवहार कर रहा है। जू क्विंगलिंग ने भी हुयान को देखा और उसकी नज़र ली क्विंग क्यू और शेन यू पर पड़ी। लेकिन क्यू इतनी अलौकिक लग रही थी कि वह खुद उसकी सुंदरता देखकर चकित रह गई। शेन यू उम्रदराज होने के बावजूद भी एक अलग ही गरिमा और आकर्षण रखते थे। उन दोनों को साथ में देखना लोगों का ध्यान आकर्षित करने का स्वाभाविक था। लेकिन क्यू रुका नहीं, उसने बस उस पर एक नज़र डाली और फिर अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। अब जब हम जियांग पीक पर आ ही गए हैं तो हमें कम से कम जूनिन को तो देख ही लेना चाहिए। जू किंगलिंग ने ली किंग क्यू और अन्य 3 लोगों को जाते हुए देखा, जबकि उसके आसपास मौजूद जू वंश के शिष्यों ने भी उसकी निगाहों का अनुसरण किया। क्या वह संप्रदाय का नेता नहीं है? जू परिवार की एक महिला शिष्या ने आश्चर्य से चीख मारी, फिर इस डर से अपना मुंह ढक लिया कि आवाज बहुत तेज न हो जाए। संप्रदाय प्रमुख? जू किंगलिंग ने हैरानी से उसकी ओर देखा और धीमी आवाज में जवाब दिया, जब मैं पहले तियानबोन हॉल में अपने बड़ों से मिलने गई थी तो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। वे ली किंग क्यू हैं, जो हमारे किंग शियाओ संप्रदाय के नेता हैं। ली क्विन क्यू। जू किंगलिंग इस नाम से अच्छी तरह परिचित थीं। सटीक कहें तो ली किंग क्यू नाम जू परिवार में बहुत जाना पहचाना नाम था। ली किंग क्यू के कारण जू परिवार 9 प्रांतों में सबसे शक्तिशाली परिवार बन गया है और सांसारिक जगत से ऊपर है। परिणामस्वरूप जू यान जू परिवार का सर्वोच्च सदस्य बन गया है। जू परिवार के प्रत्येक शिष्य को, जिसे किंग शियाओ द्वार भेजा जाता है, चेतावनी दी जाती है कि किंग शियाओ द्वार में प्रवेश करने के बाद उसे द्वार के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और न ही अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके दूसरों को परेशान करना चाहिए। जू वंश के सभी सदस्य ये समझते थे कि ली किंग क्यू के हाथों में उनका जीवन था। जू वंश भले ही शक्तिशाली प्रतीत होता हो, लेकिन यदि वे ली किंग क्यू को नाराज कर देते तो एक ही दिन में उनका सारा साख गिर सकती थी और वे नश्वर लोक में विलीन हो सकते थे। जू किंगलिंग की आंखों में असमंजस के भाव थे। हुयान ने संप्रदाय के नेता का पीछा करते हुए पहाड़ पर क्यों चढ़ाई की? जू परिवार के अन्य सदस्य रोमांचित थे। वे सभी ली किंग क्यू के प्रशंसक थे और स्वाभाविक रूप से उनसे मिलने के लिए उत्साहित थे। जैसे जैसे वह पर्वतीय मार्ग पर चढ़ता गया, अंततः उसकी मुलाकात ली किंग क्यू को जानने वाले लोगों से हुई। यदि वह अकेला पर्वत पर आया होता तो शिष्य उससे मिलने आ जाते, लेकिन उसके साथ शेन यूए भी था, जिसका अर्थ था कि उसे कोई काम था। इसलिए शिष्यों ने केवल दूर खड़े होकर प्रणाम किया और पास आने की हिम्मत नहीं की। शिष्य भले ही पास नहीं आए, लेकिन हुयान और डुआन शियाओ जुआन उनकी हरकतों को देख सकते थे, जिससे वे मन ही मन हैरान रह गए। आखिर ये दोनों कौन थे? यहाँ तक कि इंपीरियल स्पिरिट हॉल की एक शाखा के प्रमुख का भी इतना उच्च दर्जा नहीं होता। हुयान बेहद खुश थी। इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति की शिष्या बन पाना एक अद्भुत बात थी। डुआन शियाओ जुआन भी उसके लिए खुश थी। उसका कोई स्वार्थ नहीं था, बस जिज्ञासा थी। आधे घंटे बाद ली किंग क्यू उन तीनों को लेकर जूनिन की गुफा में पहुंची। उनके पहुंचते ही पूरा इलाका शांत हो गया और जूनिन की साधना में खलल पड़ने के डर से किसी भी शाखा के हॉल ने आसपास कोई इमारत या आंगन बनाने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचे, पत्थर का दरवाजा खुला और जूनिन बाहर निकली। ली किंग क्यू को प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, आप यहाँ क्यों आए हैं? वह किसी भी ऐसे व्यक्ति का अभिवादन करने के लिए बाहर नहीं आती थी जो अजनबी न हो, लेकिन अगर कोई अजनबी होता तो उसे पूरी तरह से विनम्र रहना पड़ता था। लेकिन क्यू मुस्कुराए और बोली, मैं आपसे मिलने आई थी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जरूर। जूनिन ने सिर हिलाया, फिर मुड़कर आगे आगे चलने लगा। लेकिन क्यू गुफा में दाखिल हुई, उसके पीछे पीछे शेन यूए भी आ गई। हुयान और डुआन शियाओ जुआन ने गुफा में प्रवेश करने से पहले एक दूसरे को देखा। हुयान ने चमकती आंखों से गुफा के मार्ग का जायजा लिया और मन ही मन सोचने लगी कि क्या ये वही गुफा है जिसका जिक्र अन्य शिष्यों ने किया था। डुआन शियाओ जुआन की प्रतिक्रिया और भी स्पष्ट थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं और उसने धीरे से आह भरी। समूह गुफा में दाखिल हुआ। जूनिन ने ली किंग क्यू और शेन यूए को बैठने के लिए कहा और फिर चाय बनाने लगी। उसने हुयान और शेन यूए की ओर देखा और उत्सुकता से पूछा, ये दोनों शिष्य कौन हैं? ये लड़का मेरा नया शिष्य है, तुम्हारा छठा कनिष्ठ भाई हुयान।
उसके बगल में खड़ी लड़की उसकी सहेली डुवान शियाओजुआन है। ली किंगक्यू ने मुस्कुराते हुए परिचय दिया। ये सुनकर जूनिंग की आंखें चमक उठीं। हुयान और डुआन शियाओजुआन उसकी निगाहों के सामने स्पष्ट रूप से घबरा गईं। जूनिंग की आभा अत्यंत प्रबल है। यदि जू किंगलिंग एक दिव्य परी है तो जूनिंग सभी स्त्री परियों की मुखिया के समान है। सुंदरता के मामले में जूनिंग जू किंगलिंग से कम नहीं है, लेकिन आभा के मामले में दोनों की कोई तुलना नहीं है। छठा छोटा भाई, मेरे 5 सीनियर सहपाठी हैं जिनमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं। हुयान को घबराहट महसूस होने लगी। वह सोच रहा था कि उसके बड़े भाई बहन उसे कैसे देखेंगे। जूनिंग ने हुयान की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। भविष्य में साधना से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो बेझिझक मुझसे पूछ लेना। हुयान ने तुरंत जवाब दिया, धन्यवाद सीनियर सिस्टर। शेन यू स्टूल पर बैठकर हुयान को देख रहा था। उसे लगा कि हुयान कुछ अंतर्मुखी है। उसमें झाओ जेन और जियान डू जैसी जीवंतता, युआन ली जैसा संयम और जिया जैसी स्पष्ट प्रतिभा का अभाव है। ऐसा लगता है कि यह वास्तव में पहली छाप के आधार पर लिया गया निर्णय था। उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि उन्हें हुयान काफ़ी मिलनसार लगी। बड़ी बहन, हुयान के गुरु की असली पहचान क्या है? डुवान शियाओजुआन ने पूछे बिना नहीं रह सकी। इन शब्दों से जूनिंग चौंक गया और उसने आश्चर्य से ली किंगक्यू की ओर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसने अभी तक अपनी पहचान उजागर नहीं की है। लेकिन क्यू मुस्कुराए और बोली, चूंकि उसने पूछा है तो बस उसे जवाब दे दो। जूनिंग समझ गई। उसने डुआन शियाओजुआन की ओर देखा और पूछा, अंदाजा लगाओ कि यह कौन हो सकता है? हॉल मास्टर या एल्डर? डुआन शियाओजुआन ने बिना किसी झिझक के उत्सुकता से पूछा। बहुत छोटा पद है। बहुत नीचा। हॉल मास्टर से अधिक शक्तिशाली पद किस प्रकार का हो सकता है? इस संप्रदाय में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? बेशक ये संप्रदाय का नेता है, दुनिया का सबसे महान नायक, ली किंगक्यू। डुवान शियाओजुआन का चेहरा खिल उठा और उसने अपनी मुट्ठी भींच ली, जिससे साफ पता चलता था कि वह भी ली किंगक्यू की प्रशंसा करती थी। जूनिंग ने बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिया, जिससे डुआन शियाओजुआन दंग रह गई। हुयान भी उतनी ही चौंक गई, मानो उसे बिजली का झटका लगा हो, और उसने ली किंगक्यू को खाली निगाहों से देखा। ली किंगक्यू मुस्कुराए और बोली, कल कोई तुम्हें लेने आएगा और तुम किंगशियाओ पर्वत पर चले जाओगे। ये सुनकर हुयान तुरंत उत्साहित हो गई और उसने ली किंगक्यू को धन्यवाद दिया। दरअसल संप्रदाय का नेता उसे अपना शिष्य बनाना चाहता है। क्या वह सपना देख रहा है? हुयान ने ली किंगक्यू की ओर देखा और सावधानी से पूछा, मैं ही क्यों? बचपन से ही उन्हें कभी किसी ने बिना किसी कारण के दयालुता नहीं दिखाई थी, इसलिए ये सब उनके लिए अवास्तविक सा लगा। सौभाग्य से उन्हें अपने सामने बैठे तीनों लोगों में कोई दुर्भावना नहीं दिखी, जिससे उन्हें काफ़ी राहत मिली। आज मेरा मूड अच्छा है और मैं एक शिष्य बनाना चाहती थी, इसलिए मैं इधर उधर घूम रही थी। तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे एक खास जुड़ाव महसूस हुआ। शायद इसका कोई खास मतलब न हो, पर ऐसा ही होता है। मुझे पहली ही नज़र में तुम पसंद आ गई। लेकिन क्यू ने जूनिंग से चाय का प्याला लिया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, किसान बहुत जल्दी चाय बना सकते हैं। शेन यू ने सिर हिलाकर कहा, मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूँ कि यह वास्तव में उसकी योजना है। मैंने पहले सोचा था कि उसकी नज़र किसी अद्वितीय प्रतिभा पर है। हुयान को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि वह अद्वितीय प्रतिभा का धनी नहीं था, अन्यथा वह केवल नामात्र का शिष्य नहीं होता। वह बेहद उत्साहित था। उसके मन में कहने को बहुत कुछ था, फिर भी उसे यह नहीं पता था कि इसे कैसे व्यक्त करे। अचानक उसने देखा कि उसके बगल में बैठी डुवान शियाओजुआन की मुस्कान गायब हो गई थी और वह स्पष्ट रूप से निराश दिख रही थी, जिससे उसका उत्साह तुरंत शांत हो गया। वह किंगशियाओ पर्वत पर गया और उसका और डुवान शियाओजुआन का अलग होना तय है। वे एक दूसरे को सिर्फ 2 दिन से जानते हैं और उनका रिश्ता अभी मजबूत नहीं है। ऐसे में उनका जल्द ही अलग होना तो दूर की बात है। हुयान डुवान शियाओजुआन को काफ़ी पसंद करता था, प्रेम की वजह से नहीं बल्कि दोस्ती की वजह से। डुवान शियाओजुआन ही वह पहली दोस्त थी जो उसने किंगशियाओ संप्रदाय में आने पर बनाई थी। उनके चेहरे के भावों में आए बदलाव को ली किंगक्यू और बाकी दोनों ने देखा। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और उन्हें यह मजेदार लगा। किशोरों के बीच की भावनाएं इतनी पवित्र होती हैं और उन्हें छिपाना बहुत मुश्किल होता है। डुवान शियाओजुआन, अब से मैं तुम्हें साधना सिखाऊंगा। हालांकि मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता, लेकिन भविष्य में तुम्हें हुयान से मिलने के कई अवसर मिलेंगे। तुम हुयान को हर दिन परेशान तो नहीं करोगी। अगर तुम ऐसा करोगी तो वह संप्रदाय प्रमुख का शिष्य बनने के योग्य नहीं रहेगा। संप्रदाय प्रमुख के प्रत्येक शिष्य को पूरे संप्रदाय द्वारा मान्यता प्राप्त प्रतिभावान होना चाहिए। जूनिंग ने डुवान शियाओजुआन को घूरते हुए कहा। यह सुनकर डुवान शियाओजुआन बेहद प्रसन्न हुई और उसने तुरंत उसे धन्यवाद दिया। मैं उसे परेशान नहीं करूंगी, इतना ही काफ़ी है कि मुझे भविष्य में उससे मिलने का एक और मौका मिलेगा, डुवान शियाओजुआन ने जवाब दिया। जब हुयान ने सुना कि डुवान शियाओजुआन को उसकी बड़ी बहन से मार्गदर्शन मिलेगा तो वह मुस्कुरा उठा। लेकिन क्यू ने कहा, मेरे किंगशियाओ संप्रदाय के शिष्य को ऐसा ही होना चाहिए। केवल हुयान ही नहीं, तुम्हें भी अपनी साधना में कड़ी मेहनत करनी चाहिए। शायद एक दिन तुम भी उसके साथ युद्ध करने में सक्षम हो पाओगे। इन शब्दों ने डुवान शियाओजुआन के रक्त में उबाल ला दिया और उसने जोर से सिर हिलाया। इसके बाद ली किंगक्यू और अन्य 2 लोग अन्य विषयों पर बात करने लगे, जबकि हुयान और डुआन शियाओजुआन उत्सुकता और प्रत्याशा के साथ ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। हालांकि वे सिर्फ बातचीत कर रहे थे, लेकिन जिस साधना की दुनिया के बारे में उन्होंने बात की, उसने हुयान और उसके साथी के मन में लालसा जगा दी। अल्पविराम। उस शाम ली किंगक्यू, शेन यू और जूनिंग त्योहार मनाने के लिए लिंगशियाओ आंगन में लौट आए और हुयान का नाम वरिष्ठ अधिकारियों के कानों तक तेजी से फैल गया। उन्होंने चुपचाप नाम लिख लिया। शेन यू ने उन्हें बताया कि हुयान केवल नामात्र का शिष्य था और उसमें कोई असाधारण प्रतिभा नहीं थी, जिससे उच्च अधिकारी हैरान रह गए। उन्हें इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ली किंगक्यू सचमुच अपने शिष्यों का चयन केवल पसंद के आधार पर करते थे। बहरहाल हुयान ली किंगक्यू की छठी शिष्या बन चुकी है, यह एक तथ्य है। हुयान निश्चित रूप से किंगशियाओ संप्रदाय में प्रसिद्ध हो जाएगा और वह ऐसा व्यक्ति भी बन जाएगा जिसे वे अपने पक्ष में करना चाहेंगे। उन्हें ली किंगक्यू की दूरदृष्टि और कौशल पर भरोसा था। ली किंगक्यू साधारण प्रतिभा वाले लोगों को भी सक्षम व्यक्तियों में बदल सकते थे। वसंत उत्सव की जीवंत रात बीत चुकी है।
अगली सुबह हुयान को किंगशियाओ पर्वत पर ले जाया गया, जिससे उसके पंजीकृत शिष्यों के प्रांगण में हलचल मच गई। अन्य शिष्यों को समझ नहीं आ रहा था कि उसे किंगशियाओ पर्वत पर जाने की अनुमति क्यों दी गई। क्विंगजियाओ पर्वत पर तियानगोंग हॉल के अंदर जू किंगलिंग जू कबीले के सदस्यों के एक समूह के साथ एक आंगन में गई। वे एक कतार में खड़े होकर घबराए हुए और उम्मीद से भरे हुए इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में जूयान आ गईं और जू वंश के सभी शिष्यों ने तुरंत उन्हें प्रणाम किया। जूयान ने होनहार कनिष्ठों पर नजर डाली और फिर व्यक्तिगत रूप से उन्हें संप्रदाय के नियमों की व्याख्या की। वह नहीं चाहती थी कि जू परिवार के सदस्य अहंकारी हो जाएं, इसलिए उसने पहले ही कड़ी चेतावनी दी, यदि कोई भी संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन करता है तो वह स्वयं उसे संप्रदाय से निष्कासित कर देगी। साथ ही उन्हें उम्मीद थी कि ये शिष्य जू परिवार का नाम रोशन कर सकेंगे। कल संप्रदाय के प्रमुख ने हुयान नाम के एक शिष्य को स्वीकार किया। वह तुम्हारी ही पीढ़ी का शिष्य है, वह तुम्हारे लिए प्रेरणास्रोत बनेगा। भविष्य में जब तुम हुयान से मिलो तो उससे मित्रता करने का प्रयास करना, लेकिन निश्चित रूप से बहुत ज्यादा सोच विचार मत करना। जब जूयान ने हुयान का नाम लिया तो जू किंगलिंग की खूबसूरत आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, मानो उसने कुछ गलत सुना हो। अध्याय 247 बुरी आत्माओं का प्रकोप उत्तर में व्याप्त है। भोर होते ही जूनिंग, झाओ जैन, युआन ली और जिया एक एक करके लिंगशियाओ प्रांगण में पहुंचे। उन्हें पिछली रात ही पता चल गया था कि उनके गुरु ने उन्हें आज क्यों बुलाया है और वे अपने छठे कनिष्ठ भाई से मिलना चाहते थे। झाओ जैन और उसके दोनों साथी हुयान को लेकर उत्सुकता और उत्साह से भरे हुए थे, क्योंकि आखिरकार उन्हें एक छोटा भाई मिल गया था जिसे वे तंग कर सकते थे। खांसी खांसी, असल में यह आपकी देखभाल कर रही है। लेकिन कियू भी प्रांगण में समय से पहले ही पहुंच गए थे। समय बदल गया है और परिस्थितियां भी भिन्न हैं। शिष्यों को स्वीकार करते समय उचित शिष्टाचार का पालन करना आवश्यक है। यह न केवल उनका प्रतिनिधित्व करता है बल्कि किंगशियाओ संप्रदाय की गरिमा को भी दर्शाता है। लेकिन कियू का शिष्य बनने का मतलब अनिवार्य रूप से संप्रदाय के भीतर कुछ जिम्मेदारियों को निभाना है। जब भी संप्रदाय को कोई बड़ा मिशन सौंपा जाता है तो वे सबसे पहले जूनिंग के बारे में सोचते हैं। झाओ जैन बौद्ध धर्मग्रंथों के पुस्तकालय में योगदान देने वाले पहले व्यक्ति थे। युवानली के शारीरिक साधना के मार्ग ने पहले ही उनके आधे शिष्यों को प्रभावित कर दिया है। पिछले 2 वर्षों में जिया ने गुजोऊ के क्षेत्र में भी काम करना शुरू कर दिया है और उन समस्याओं का समाधान कर रहा है जिन्हें सामान्य शिष्यों के लिए संभालना मुश्किल होता है। भविष्य में लेकिन कियू उन्हें जिम्मेदारियां सौंपेंगे और उनके अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करेंगे। ली डोंगयुए, ली सिजिन और किंगशियाओ जेनरेन भी आंगन में मौजूद थे और वे ली किंगकियू के नए शिष्य में बहुत रुचि रखते थे। हमें पता भी नहीं चला और झाओ जैन और युआनली 18 साल के हो गए। समय कितनी जल्दी बीत जाता है, ली सिजिन ने टिप्पणी की। झाओ जैन और युआनली ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों ने गौर किया कि उनकी लंबाई काफी बढ़ गई है। 25 वर्षीय जी या और भी अधिक शांत थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और वे कम बोलते थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी ऊर्जा बढ़ती गई उनका प्रभाव स्पष्ट होता गया। वहां बैठे हुए वे एक शांत और राजसी शेर की तरह लग रहे थे। ली डोंगयुए ने ली सिजिन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी बड़ी हो गई हो। ली सिजिन इस साल 25 साल की हो जाएंगी, लेकिन कियू और अन्य लोगों की नज़र में वह हमेशा छोटी बहन, एक बच्ची ही रहेंगी। लेकिन संप्रदाय के शिष्यों की नज़र में वह साधना कक्ष की गरिमापूर्ण प्रमुख हैं। लेकिन कियू कुर्सी पर बैठी उनकी बातों को सुन रही थी और अचानक उसे उपलब्धि का एक बड़ा एहसास हुआ। अपने स्वामी के देहांत के बाद उसने अपने छोटे भाई बहनों की बहुत अच्छी तरह से रक्षा की। मुझे उम्मीद है कि 100 साल बाद भी वे सातों जीवित रहेंगे और ली किंगकियू इस लक्ष्य की ओर प्रयासरत रहेंगे। सभी लोग बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, बीते दिनों को याद कर रहे थे। किंगशियाओ संप्रदाय में हो रहे जबरदस्त बदलावों को हर कोई महसूस कर सकता था। किंगशियाओ संप्रदाय के वर्तमान विकास रुझान के आधार पर इस वर्ष पंजीकृत शिष्यों की संख्या 20,000 से अधिक हो जाएगी, जो कोई छोटी संख्या नहीं है। कुछ देर बाद हुयान आ गई। जिस शिष्य ने उनका स्वागत किया वह उन्हें केवल लिंगशियाओ अकादमी के द्वार तक ही ले गया। उन्होंने सावधानीपूर्वक अकादमी में प्रवेश किया और जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए सबकी निगाहें उन पर टिक गईं। हुयान को अत्यधिक दबाव महसूस हो रहा था। वह पहले ही जूनिंग से मिल चुका था, उसके पास एक शक्तिशाली आभा थी। इस समय उन पर सबसे ज्यादा दबाव डालने वाले लोग झाओ जैन और जिया हैं। झाओ जैन घमंड से लबालब था और स्वर्ग के गौरव के समान उसका व्यक्तित्व निखर रहा था। जिया उसे गंभीरता से घूर रहा था। अगर उसके मन में कोई दुर्भावना न होती तो उसे शक हो जाता कि जिया को उससे कोई समस्या है। उसने खुद को दृढ़ किया और ली किंगकियू के पास पहुंचा, अपने वस्त्रों को समेटा, घुटने टेके और कहा, हुयान गुरुजी को प्रणाम करता है। ली किंगकियू ने मुस्कुराते हुए कहा, उठो, बैठ जाओ। हुयान खड़ी हुई, एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर युआनली के बगल में बैठने का विकल्प चुना। युआनली ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया, जिससे उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान आ गई, जिसने हुयान के तनाव को काफी हद तक कम कर दिया। इसके बाद ली किंगकियू ने निर्देश दिया, आइए हम वरिष्ठता क्रम में सबसे बड़े से सबसे छोटे तक अपना परिचय दें। जूनिंग ने सिर हिलाया, फिर खुद का परिचय देने में पहल की। उसके तुरंत बाद युआनली ने भी अपना परिचय दिया, जिससे हुयान आश्चर्यचकित हो गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि युआनली तीसरे वरिष्ठ भाई होंगे। जो 2 भाई सबसे शक्तिशाली प्रतीत होते थे वे वास्तव में सबसे छोटे थे। मेरा नाम झाओ जैन है, मैं आपका चौथा वरिष्ठ भाई हूँ, झाओ जैन ने हुयान की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। तो वह झाओ जैन थे। हालांकि हुयान को किंगशियाओ संप्रदाय का शिष्य बने हुए 3 दिन से भी कम समय हुआ था, लेकिन उसने पहले ही झाओ जैन का नाम सुन लिया था। किंगशियाओ संप्रदाय का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति। जैसा कि उम्मीद थी, उनका आत्मविश्वास वाकई उल्लेखनीय था। जिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम जिया है, मैं आपका 5वां वरिष्ठ भाई हूँ। आइए भविष्य में और भी बातचीत करें। उसका व्यक्तित्व झाओ जैन और युआनली से बिल्कुल अलग था और वे दोनों आपस में बहुत कम ही घुलते मिलते थे। इसलिए वह हुयान से मिलने के लिए उत्सुक था और आशा करता था कि वे एक जैसे विचारों वाले दोस्त बन सकें। मेरा नाम हुयान है। वरिष्ठ बहनों और वरिष्ठ भाइयों को नमस्कार। हुयान झट से खड़ी हो गई और सभी को प्रणाम किया। इसके बाद ली किंगकियू ने ली डोंगयुए और ली सिजिन का परिचय हुयान से कराया।
दोनों महिलाओं ने पहले से ही उपहार तैयार करके अपने थैलों में रख रखे थे, जिससे हुयान को बहुत अच्छा लगा। जैसे ही हुयान कुछ कहने ही वाला था, शियाओ वुकिंग आंगन में आ गया और उसके विचारों में बाधा डाल दी। जियाओ वुकिंग मेज के पास पहुंचा, ली किंगकियू को प्रणाम किया और कहा, पंत प्रमुख, उत्तरी सीमा पर फिर कुछ घटना घटी है। ये सुनकर ली किंगकियू की मुस्कान गायब हो गई और बाकी लोग भी भौहें चढ़ा बैठे। शाओ वुकिंग ने बिना कोई निशान छोड़े हुयान पर एक नज़र डाली और मन ही मन एक निर्णय लिया। तीनों भाई ली किंगकियू के शिष्य बनना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश ली किंगकियू उन्हें ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। इसलिए जब उन्हें पता चला कि ली किंगकियू शिष्यों को स्वीकार कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत निराशा हुई। बेशक वे हुयान के प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं थे, वे बस ये जानना चाहते थे कि हुयान इस सम्मान के योग्य क्यों थे। क्या बात है? ली किंगकियू ने पूछा। जब वह उत्तर के बारे में सोचता था, तो घोस्ट किंग रिज सबसे पहला स्थान था जो उसके दिमाग में आता था। क्या ऐसा हो सकता है कि भूत राजा की पहाड़ी से भागना चाहने वाली बुरी आत्माएं दक्षिण की ओर चली गई हों? शाओ वुकिंग ने तुरंत कहा, उत्तरी दरबार ने आपसे मिलने के लिए किसी को भेजा है। उनका कहना है कि उत्तरी क्षेत्र को किंगशियाओ संप्रदाय की मदद की जरूरत है। जहां तक विशिष्ट विवरणों की बात है, उन्होंने कहा कि वे आपको व्यक्तिगत रूप से बताएंगे। क्या इन्हें बीटिंग ने भेजा है? इनके नाम क्या हैं? उसने अपना नाम फोन तियानशु रखा। उसे अंदर आने दें। लेकिन क्यू ने सोचा, उसे उम्मीद नहीं थी कि बेटिंग मदद के लिए उसके पास आएगा। जियाओ वुकिंग ने तुरंत आदेश स्वीकार किया और चला गया। लेकिन क्यू ने शिष्यों को तितर बितर नहीं किया, बल्कि उन्हें मिलकर इस मामले का सामना करने के लिए कहा। हुयान तुरंत तनावग्रस्त हो गया। वह अभी प्रशिक्षु बना था और पहले से ही इतनी बड़ी घटना का सामना कर रहा था। वह उत्तरी बर्बरों के राजवंश बेइटिंग के बारे में जानता था। बेइटिंग का 9 प्रांतों के साथ संघर्ष का लंबा इतिहास था। ये खबर कि किंगशियाओ संप्रदाय ने उत्तरी बर्बरों को खदेड़ने के लिए शिष्य भेजे हैं, पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। ऐसी परिस्थितियों में बेइटिंग ली किंगकियू से मदद क्यों मांगेगा? जल्द ही जियो वुकिंग फैंग तियानशु को अस्पताल ले आया। फोन तियानशु ने 9 प्रांतों के एक मार्शल आर्टिस्ट का वेश धारण कर लिया था। वह हट्टा-कट्टा था और उसका चेहरा क्रूर था। हालांकि उसने इसे छिपाने की पूरी कोशिश की, फिर भी उत्तरी बर्बरों के एक महान सेनापति का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। जब उसने ली किंगकियू को देखा, तो उसका चेहरा आश्चर्य और खुशी से चमक उठा। शिवांजी पर्वत पर हुए युद्ध ने उन्हें ली किंगकियू का चेहरा कभी न भुला पाने की स्थिति में डाल दिया था। वह आगे बढ़ा, जूनिन के पीछे घुटने टेक कर बैठ गया, ली किंगकियू की ओर देखा और उत्साह से बोला, पंत प्रमुख ली, कृपया बेइटिंग को बचा लीजिए। बेइटिंग आने वाली पीढ़ियों तक आपकी और किंगशियाओ पंथ की सेवा करने को तैयार है। ली किंगकियू ने उसकी ओर देखकर कहा, क्या आपको पहले अपना उद्देश्य नहीं बताना चाहिए? फोन तियानशु ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारे जाने के बाद से उत्तरी क्षेत्र में दुष्ट आत्माएं फिर से परेशानी खड़ी कर रही हैं। एक राक्षस तो महल में घुसकर कई बुरे काम कर चुका है। अब न केवल उत्तरी दरबार के लोग परेशान हैं, बल्कि सम्राट भी हर दिन डर के साए में जी रहे हैं। बुरी आत्माएं कितनी हैं, इसका आकलन करना कठिन है। बेइटिंग के लोगों के बीच भी भूतिया सैनिक उभर आए हैं। वे रात में सक्रिय होते हैं और उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। अगर यही सिलसिला जारी रहा, तो पूरा बेइटिंग भूतिया सेना बन जाएगा और निश्चित रूप से दक्षिण की ओर कूच करेगा। अगर किंगशियाओ संप्रदाय अभी कार्रवाई करता है, तो इससे न केवल हमारा बेइटिंग बचेगा, बल्कि 9 प्रांतों का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। वह जल्दी जल्दी बोलने लगा, और ये देखकर कि ली किंगकियू सोच रही है, उसने उन दुष्ट आत्माओं द्वारा किए गए विशिष्ट बुरे कृत्यों का वर्णन किया। गांवों और कबीलों का नरसंहार किया गया, दिल और आंतें निकाल ली गईं, और हर दिन तरह तरह की भयानक घटनाएं घट रही थीं। पूरा उत्तरी दरबार अराजकता में डूबा हुआ था। विभिन्न स्थानों पर अधिकारी और सेनापति खुद की देखभाल करने में इतने व्यस्त थे कि वे सम्राट की रक्षा भी नहीं कर पा रहे थे। दक्षिण की ओर कूच करके विश्व युद्ध में भाग लेने की बात तो दूर, वे सम्राट की रक्षा भी नहीं कर पा रहे थे। बेइटिंग की दयनीय स्थिति के बारे में सुनकर सभी के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। हुयान को गहरा सदमा लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उत्तरी क्षेत्र इतनी भयानक आपदा का सामना करेगा। उसे एहसास हुआ कि इस दुनिया में दुष्ट आत्माएं सचमुच मौजूद हैं और वे बेहद क्रूर हैं। ये सुनकर ली किंगकियू को एहसास हुआ कि जिस बात से वह डर रहा था, वह वास्तव में हो गई है। उन्होंने स्वीकार किया कि फोन तियानशु सही थे। यदि उन दुष्ट आत्माओं को बेलगाम छोड़ दिया गया, तो वे देर सवेर किंगशियाओ संप्रदाय के लिए खतरा बन जाएंगी। हालांकि इस मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। लेकिन किंगकियू को पाताल लोक के भूत राजा की शक्ति के बारे में पता था, केवल इसलिए कि वह उससे निपट सकता था। इसका मतलब यह नहीं था कि अन्य शिष्य भी ऐसा कर सकते थे। फोन तियानशु के बोलने के बाद ली किंगकियू ने कहा, हमारे किंगशियाओ संप्रदाय को इस मामले पर चर्चा करने की आवश्यकता है। आप क्यों न जाकर कुछ दिनों के लिए यहीं रुक जाएं? ये सुनकर फोन तियानशु थोड़ा चिंतित हो गया, लेकिन ली किंगकियू की निगाहों से मिलते ही वह खंडन करने की हिम्मत नहीं कर सका और अंत में सहमत होने के लिए मजबूर हो गया। ली किंगकियू ने जियो बुकिंग पर नजर डाली और जियो बुकिंग को उसे दूर ले जाने का संकेत दिया। उन दोनों के चले जाने के बाद ली किंगकियू ने अपने शिष्यों की ओर देखकर कहा, क्या तुमने सुना? किंगशियाओ संप्रदाय 9 प्रांतों में अपने चरम पर है, लेकिन इस दुनिया में अभी भी हमारे लिए कई कठिनाइयां इंतजार कर रही हैं। हम जितने शक्तिशाली होंगे, उतने ही अधिक शत्रुओं और विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। यह अपरिहार्य है। यदि हम केवल एक साधारण मार्शल आर्ट संप्रदाय होते, तो अगले कुछ दशकों में वे दुष्ट आत्माएं दक्षिण की ओर नहीं आती और हमें अपने जीवन में इन चीजों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन हम मार्शल आर्ट संप्रदाय नहीं हैं। अमरता के मार्ग पर चलना स्वर्ग के विरुद्ध मार्ग है। जूनिन, युआन ली, झाओ जेन, जिया और हुयान चुप रहे। उनका दिल भारी था। ली डोंग्युए और ली सिजिन ठीक थी, क्योंकि वे आंतरिक मामलों की प्रभारी थीं और पहले ही अपनी मानसिकता को प्रबंधित करना सीख चुकी थीं, जिसका अर्थ था अपना काम अच्छी तरह से करना और संप्रदाय पर भरोसा करना। लेकिन किंगकियू ने हुयान की ओर देखकर कहा, कल सुबह सबसे पहले मेरे पास आना और मैं तुम्हें हमारे संप्रदाय की सर्वोच्च तकनीक हुनेवान शास्त्र सिखाऊंगा। जैसे ही हुयान बोलने ही वाला था, जिया ने कहा, गुरुजी, इतनी छोटी सी बात पर आपको क्यों परेशान कर रहे हो? क्यों न मैं ही उसे हुनेवान शास्त्र सिखा दूं? ये सुनकर ली किंगकियू की निगाह जिया पर पड़ी। उसकी आंखों में संतुष्टि के भाव थे। इस बच्चे ने आखिरकार एक कदम आगे बढ़ाया है। अब वह सिर्फ अपने दोस्तों के इर्द गिर्द ही नहीं घूमता,
ठीक है, ली क्विंग सहमत हुए। जिया मुस्कुराई, जबकि हुयान थोड़ा घबराया हुआ था। उसे डर था कि वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा और अपने बड़े भाई को नाराज कर देगा। इसके बाद ली क्विंग ने अपने शिष्यों को जाने देने से पहले आधे घंटे तक हुयान को संप्रदाय के नियमों और अपने शिष्यों से अपनी अपेक्षाओं के बारे में व्यक्तिगत रूप से समझाया। बेइटिंग द्वारा मदद मांगने के मामले में उन्होंने तुरंत संप्रदाय के उच्च पदस्थ सदस्यों को नहीं बुलाया, बल्कि कुछ दिनों तक आराम करने की योजना बनाई। अगली सुबह जिया ने पहल करते हुए हुयान के आंगन में आकर उन्हें होनेवान धर्मव्रत पढ़ाया। हुयान ने पाया कि यह बड़ा भाई उतना मुश्किल नहीं था जितना वह दिखता था, वह उसकी कल्पना से कहीं अधिक मिलनसार था। असाधारण साधना क्षमता के कारण हुयान की साधना प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से बहुत सहज थी। वास्तव में जिया थोड़ा घबराया हुआ था, उसे डर था कि वह उसे अच्छी तरह से सिखा नहीं पाएगा। परिणामस्वरूप हुयान ने अगरबत्ती के जलने में लगने वाले समय से भी कम समय में युआनची की साधना कर ली। तेज दिमाग वाला ये हुयान के बारे में जिया का वर्तमान आकलन था। वह मन ही मन हैरान था। अंकल झांग सही थे, उनके गुरु का अनुमान वाकई चौंकाने वाला था। कल तक उन्हें हुयान की असाधारण प्रतिभा का अंदाजा नहीं था। उसने आंगन में ध्यान लगाकर ऊर्जा का अवशोषण कर रही हुयान की ओर देखा और महसूस किया कि हुयान के भीतर एक विशेष प्रकार की आभा जागृत हो रही है। उसके मन में एक बेतुका विचार भी आया, इस छोटे भाई की प्रतिभा शायद उससे, युआनली से और झाओ जैन से भी कहीं अधिक है। अध्याय 248 अमरनगरी जोंगटियन दृढ़ता से खड़ी है। अपनी जीवन शक्ति को विकसित करने और पोषण शक्ति क्षेत्र के प्रथम स्तर तक पहुंचने के बाद हुयान ने आधिकारिक तौर पर साधना के मार्ग पर प्रस्थान किया। उसी समय उसके शरीर के भीतर की धार्मिक ऊर्जा जागृत हो रही थी। उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि उनकी इंद्रियां तेज हो रही हैं और उनका दिमाग अभूतपूर्व स्पष्टता की स्थिति में प्रवेश कर रहा है। सारी चिंताएं और तनाव दूर हो गए, जिससे मुझे राहत महसूस हुई। यह अनुभूति अवर्णनीय थी, जिसने उन्हें अपनी साधना में और भी अधिक तल्लीन कर दिया। उन्होंने अपने चारों ओर स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को और अधिक सक्रिय होते हुए भी महसूस किया। जिया की आंखों में हुयान के चारों ओर सफेद धुंध के हल्के हल्के गुच्छे दिखाई देने लगे और इस सफेद धुंध ने उसे अकथनीय रूप से विस्मय से भर दिया। ये है, जिया की आंखें चौड़ी हो गईं। वह समझ गया कि इस सफेद धुंध का हुनयुआन शास्त्र से कोई लेना देना नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस छोटे भाई के शरीर में कोई विशेष शक्ति छिपी हो, ठीक वैसे ही जैसे उसके तीसरे बड़े भाई द्वारा निर्मित गाग्युआन में थी। शुरुआती झटके के बाद उन्हें हुयान से काफी उम्मीदें हो गईं, और इस प्रकार हुयान ने जिया के मार्गदर्शन में साधना शुरू की। अल्पविराम 3 दिन बाद दोपहर के समय लिंगशियाओ की घंटी बजी और सभी हॉल मास्टर आ गए। पहले तो उन्हें लगा कि यह जोंगतियन अमरनगर के मामले पर चर्चा करने के लिए है। इस मामले के प्रभारी झांग यूचुन ने पहले ही आदेश जारी करना शुरू कर दिया था। कुछ ही दिनों में मुख्य सेना जोंगतियन प्रांत की ओर उत्तर दिशा में रवाना हो जाएगी। लेकिन क्यू द्वारा बेटिंग में हुई परेशानियों का वर्णन करने के बाद सभी ने भौहें चढ़ा ली और गंभीर दिखने लगे। लिंगशियाओ का आंगन सन्नाटे में डूब गया। काफी देर बाद यांग जुएडिंग ने भीड़ पर नजर डाली और कहा, हमें इस मामले में कार्रवाई करनी होगी। अगर सिर्फ राक्षसी परेशानी खड़ी कर रहे होते तो हम इसे नजरअंदाज कर सकते थे, लेकिन अब जब भूत सैनिक इसमें शामिल हैं तो यह स्पष्ट है कि वे जीवित मनुष्यों से रूपांतरित हुए हैं। अगर हम उन्हें ऐसे ही विकसित होने देते रहे और भूत सैनिकों की शक्ति बढ़ती गई तो कोई नहीं जानता कि क्या होगा। मास्टर किंग शियाओ ने भी यही बात दोहराई, 9 प्रांतों की भूमि पहले ही हमारे नियंत्रण में आ चुकी है। हम बीते समय की समस्याओं के आधार पर नहीं सोच सकते। वर्तमान संकट ऐसा है मानो ताइकुन पर्वत के पास राक्षस और दानव प्रकट होकर लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हों। क्या हमें कोई कार्रवाई करनी चाहिए? अन्य लोगों ने भी उनका अनुसरण किया और अपनी सहमति व्यक्त की। झुयान ने एक अलग दृष्टिकोण पेश करते हुए कहा, हमें पहले पूरी तरह से जांच करनी होगी। बेइटिंग धूर्त है, इसलिए ये सच नहीं भी हो सकता है, और अगर यह सच भी है तो वास्तविक स्थिति वैसी नहीं हो सकती जैसी उस व्यक्ति ने अपनी आंखों से देखी थी। जूजिन, चाय युनशांग और यान डाओजोंग ने अपनी सहमति व्यक्त की। जूनिंग ने ली किंग की ओर देखकर कहा, गुरुजी, मैं उत्तरी सीमा पर जा सकता हूँ। मैं अपनी जादुई शक्तियों का परीक्षण करना चाहता हूँ। जियांग झाओशिया ने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए कहा, मेरी अलौकिक शक्तियां भूतों का वध करने में असमर्थ नहीं हैं। झाओ जैन पहली बार इस तरह की बैठक में भाग ले रहे थे। हालांकि उनके पास कोई विशेष अधिकार नहीं था, फिर भी किसी और को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि झाओ जैन पहले से ही संप्रदाय के शीर्ष 5 सबसे शक्तिशाली सदस्यों में से एक थे। लेकिन क्यू, जूनिंग, जियांग झाओशिया, शेन यू और फिर वह। शायद सच्चाई इतनी सरल नहीं है, लेकिन कम से कम अधिकांश शिष्य संप्रदाय के शीर्ष 5 लोगों के बारे में सोचते समय उनके दिमाग में उनका ही नाम आएगा। झाओ जैन भी स्वयं सेवा करना चाहती थी, लेकिन अपने पिछले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए उसे लगा कि वह जल्दबाजी नहीं कर सकती। उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता आध्यात्मिक जागरूकता की अवस्था को प्राप्त करना है। ये संप्रदाय पोषण सार क्षेत्र में युद्ध शक्ति में कमी नहीं रखता है, लेकिन आध्यात्मिक जागरूकता क्षेत्र में युद्ध शक्ति में कमी रखता है। लेकिन क्यू ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, निंग, तीसरे छोटे भाई, आप दोनों का तबादला उत्तर की ओर हो रहा है। नहीं नहीं, जूनिंग और जियांग झाओशिया एक साथ बोले, एक दूसरे को तीखी टकराव भरी निगाहों से देखते हुए। भीड़ के चेहरे के भाव अजीब थे और वे कुछ हद तक समझ गए थे कि दूसरे लोग एक दूसरे का विरोध क्यों कर रहे थे। ये दोनों अकेले होने पर अजेय हैं, लेकिन साथ होने पर इनका मिशन विफल हो जाएगा। वे सभी समझ सकते थे कि उन दोनों को एक साथ काम करने की आवश्यकता वाला मिशन बहुत कठिन होगा और कोई भी उस स्थिति में असफल हो जाएगा। हालांकि कहानी फिर भी थोड़ी नाटकीय लग रही थी। लेकिन क्यू हंसते हुए बोली, मैं आप दोनों से मिलकर काम करने के लिए नहीं कह रही हूँ। आप दोनों को अलग अलग जांच करनी चाहिए, अकेले कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। मुझे बस ये पता लगाना है कि यह मामला सच है या नहीं और क्या भूतिया सैनिकों की ताकत बढ़ रही है। ये सुनकर जूनिंग और जियांग झाओशिया ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर चुपचाप सिर हिलाया। मामला सुलझ गया। इसके अलावा लेकिन क्यू ने जोंगटियन अमरनगर के बारे में जानकारी ली। किसी भी हालत में विकास को रोका नहीं जा सकता था। उन्होंने सभी मठों और संप्रदायों को जोंगटियन अमरनगर के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया।
जिन्हें रिहा किया जाना चाहिए उन्हें रिहा किया जाए और जिन्हें शक्ति दी जानी चाहिए उन्हें शक्ति दी जाए। विकास योजना में बाधा डालने वाले किसी को भी वह आसानी से नहीं छोड़ेंगे। लेकिन क्यू की बातें निराधार नहीं थीं। किसी संप्रदाय के विकास में बाधा डालना हमेशा देशद्रोही होने की निशानी नहीं होती। ये किसी के लिए अपने फायदे बढ़ाने और प्रक्रिया में देरी करने का एक तरीका भी हो सकता है। इस तरह की स्थिति पहले भी कई मामलों में हो चुकी है और इसे पूरी तरह से खत्म करना मुश्किल है। उसे बस इतना करना है कि जैसे ही उसे इसका पता चले इसे जड़ से खत्म कर दे। वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें बार बार आश्वासन दिया, जबकि कुछ थोड़े दोषी प्रतीत हुए। बात यह नहीं थी कि वे खुद ऐसा कर रहे थे, बल्कि यह थी कि उनके कुछ अधीनस्थ ऐसा कर रहे थे। इस संप्रदाय के विकास के साथ साथ अब कोई भी अकेला नहीं है। उनके पीछे पत्नियां और बच्चे, शिष्य और शक्तिशाली परिवार हैं। भावनाएं उन्हें आपस में बांधती हैं, जिससे कभी कभी उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। बैठक के बाद ली केंगक्यू ने जू निंग और जियांग झाओशिया को वहीं रुकने के लिए कहा। उसने उन्हें पाताल लोक के भूत राजा की यादों से प्राप्त सारी जानकारी दी, ताकि वे भूत राजा पर्वतमाला की बुरी आत्माओं से पूरी तरह अनभिज्ञ न रहें। ये जानकर जू निंग और जियांग झाओशिया दोनों दबाव महसूस करने लगे। विभिन्न दुष्ट आत्माओं के पास अलग अलग भूतिया जादू की तकनीकें थीं और उनकी साधना का स्तर संभवतः आध्यात्मिक चेतना के स्तर पर था। हालांकि वे दोनों दबाव में थे, लेकिन वे डरे नहीं थे। वे संप्रदाय की सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति थे और उन्हें विश्वास था कि वे किसी भी मिशन को पूरा कर सकते हैं। अल्पविराम। जू निंग और जियांग झाओशिया चुपचाप पहाड़ से नीचे उतर गए, जबकि युआन क्यूई सैकड़ों शिष्यों और 3000 अन्य शिष्यों को लेकर जोंगते नमर नगरी की ओर चल पड़े। इस विशाल अभियान ने शिष्यों के बीच चर्चा का विषय बन गया। किंगजियाओ संप्रदाय को शहर निर्माण की खबर फैलने का कोई डर नहीं है। क्यूशू की धरती पर कोई भी किंगजियाओ संप्रदाय को रोक नहीं सकता और न ही कोई ऐसा करने की हिम्मत करता है। अपनी असाधारण साधना प्रतिभा के बल पर हुयान ने महज 3 महीनों में पोषण युआन क्षेत्र के तीसरे स्तर को प्राप्त कर लिया। उसकी धार्मिक ऊर्जा भी आकार लेने लगी और युद्ध में उसका उपयोग किया जा सकता था। फिलहाल हुयान ने ली केंगक्यू से केवल माउंटेन लॉर्ड डिवाइन इंकेंटेशन सीखा है। उसकी धार्मिक भावना के कारण उसका माउंटेन लॉर्ड डिवाइन इंकेंटेशन अद्वितीय और अधिक शक्तिशाली हो गया है। मार्च के मध्य में जोंगते नमर शहर ने संदेश भेजा कि शहर का निर्माण पूरा हो चुका है और अब केवल विभिन्न संवर्धन संसाधनों का परिवहन करना बाकी है। अब से इस संप्रदाय के शिष्य प्रशिक्षण के दौरान जोंगते नमर नगरी में विश्राम कर सकते हैं और ठहर सकते हैं। ये घटना उस दिन दोपहर के बाद घटी। हुयान दुवान शियाओजुआन से मिलने के लिए जियांग पीक पर पहुंची। रास्ते में उसकी मुलाकात जू किंगलिंग से हुई। हुयान इस महिला के बारे में लगभग भूल ही गया था, लेकिन उसे दोबारा देखकर उसे उसके द्वारा दिखाई गई दयालुता याद आ गई। कुछ पल हिचकिचाने के बाद उसने आखिरकार उसे नमस्कार करने का फैसला किया। जब जू किंगलिंग ने उसे देखा तो वह न तो उत्साहित हुई और न ही उसने भौहें चढ़ाईं। उसका चेहरा शांत बना रहा। दोनों ने कुछ देर बातचीत की और फिर एक दूसरे के पास से गुजर गए, जिससे हुयान को राहत मिली। हालांकि उनकी वर्तमान स्थिति असाधारण है और जू परिवार की सबसे शक्तिशाली महिला जुयान उनके साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करती हैं, फिर भी वे विनम्र बने रहते हैं। उन्हें लगता है कि अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए जू किंगलिंग के बहुत करीब न जाना ही बेहतर है। यह अभी जैसा है वैसा ही ठीक है, सज्जनों के बीच की दोस्ती की तरह, पानी की तरह पवित्र। हुयान मुस्कुराए और पहाड़ पर चढ़ गई। जू किंगलिंग ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में कई तरह की भावनाएं उमड़ रही थीं। महज 3 महीनों में उसे हुयान को अपना आदर्श मानना पड़ा, एक ऐसा एहसास जो उसे बहुत असहज कर रहा था। वह ये बात समझ सकती थी कि हुयान का साधना स्तर उससे कहीं अधिक था। 3 महीने पहले की तुलना में वह व्यावहारिक रूप से एक अलग ही व्यक्ति बन गया था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जुयान ने कहा था कि जब तक हुयान संप्रदाय के नेता का शिष्य बना रहेगा वह महान ऊंचाइयों को छुएगा। जू किंगलिंग भी एक अभिमानी महिला थी। उसने हुयान को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। वह हुयान से हारना नहीं चाहती थी, भले ही वह उसकी प्रशंसा करती थी। अल्पविराम। पेड़ों से छनकर सूरज की रोशनी किंगशिया संप्रदाय में प्रवेश कर रही थी। कई वर्षों के विकास के बाद किंगशिया संप्रदाय आकार ले चुका था, जिसमें 1 दर्जन से अधिक इमारतें और 40 से अधिक शिष्य थे। वे पर्वत की तलहटी में प्रसिद्धि प्राप्त करने लगे थे। संप्रदाय के नेता कियुदाहु छत पर पालथी मारकर बैठे हुए मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे थे। वे अपने गुरु जोहुया द्वारा निर्मित शुद्ध यान तकनीक का अभ्यास कर रहे थे और पोषण युआन क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंच चुके थे। पंथ के स्वामी जी निंगयुआन काउंटी के मजिस्ट्रेट ने आपके कारनामों के बारे में सुना है और वे आपको अपने घर आमंत्रित करना चाहते हैं। वे एक भोज का आयोजन करेंगे ताकि स्थानीय कुलीन परिवार और मार्शल आर्ट जगत की सभी प्रभावशाली हस्तियां आपकी जादूगरी का प्रदर्शन कर सकें। नीचे से एक आवाज आई। कियुदाहु ने अपनी आंखें खोली और देखा कि उसके द्वारा नियुक्त संप्रदाय नेता किन्युचेंग आंगन में खड़ा होकर उसकी ओर देख रहा था। किन्युचेंग लंबा और आकर्षक था और संप्रदाय के नेता कियुदाहु की तुलना में एक साधक जैसा अधिक दिखता था। ये सुनकर कियुदाहु ने भौहें चढ़ाकर गहरी आवाज में कहा, इसका क्या मतलब है? क्या वह सोचता है कि मैं कोई सड़क पर प्रदर्शन करने वाला कलाकार हूँ? किन्युचेंग ने बेबसी से कहा, उसे सचमुच किंगशिया संप्रदाय पर भरोसा नहीं है। बेशक, मुझे लगता है कि वह किंगशियाओ संप्रदाय से ज्यादा डरता है। वह सोच रहा है कि वह दूसरे लोगों से तुम्हारी दोस्ती करवा दे ताकि किंगशियाओ संप्रदाय उससे दुश्मनी न रखे। क्विंगजियाओ संप्रदाय का उल्लेख करते हुए कियुदाहु ने अत्यधिक दबाव महसूस किया। वह बड़ा हो गया था और कई बार पहाड़ से उतरने के बाद उसे किंगशियाओ संप्रदाय की अपार शक्ति का एहसास हो गया था, जो राजवंशों और मार्शल आर्ट की दुनिया से ऊपर थी। उनके गुरु तो किंगशियाओ संप्रदाय के एक साधारण शिष्य मात्र थे। जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्हें लगा मानो आसमान गिर रहा हो। उसने अपने स्वामी से इस बात की शिकायत भी की थी कि यह बोझ उस पर क्यों पड़ा है, लेकिन अपने गुरु के बिना वह और उसके सभी छोटे भाई बहन मर जाते। वह किंगशिया संप्रदाय को भंग करके अपने छोटे भाई बहनों के साथ जा सकता था, लेकिन वह इस विरासत को छोड़ने का साहस नहीं कर सका। अगर ली किंगक्यू अपने 6 छोटे भाई बहनों को इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं तो वह क्यों नहीं कर सकते? हम निश्चित रूप से किंगशियाओ संप्रदाय से तुलना नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। आइए हम अपने पुराने तौर तरीकों को बनाए रखें और अधिक अच्छे कर्म करें और अपने संप्रदाय के मजबूत होने की प्रतीक्षा करें।
कियू दाहू ने एक पल सोचा, फिर अपने गुस्से को दबाने का फैसला किया। किन यूचिंग ने पूछा, तो हम निंगयुआन काउंटी नहीं जा रहे हैं? मैं नहीं जा रहा हूँ। कियू दाहू ने अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं। किन यूचिंग ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, हाल ही में मार्शल आर्ट की दुनिया में एक नया साधना संप्रदाय उभरा है जिसका नाम है बेयुवान घाटी। बेयुवान घाटी की उत्पत्ति किंगशिया संप्रदाय से काफी मिलती जुलती है। इसके संस्थापक किंगशियाओ संप्रदाय के एक शिष्य के शिष्य थे। आपका क्या विचार है? क्या हमें बेयुवान घाटी से मित्रता करनी चाहिए? शायद भविष्य में हमारे जैसे और भी छोटे साधना संप्रदाय सामने आएंगे। कियू दाहू ने अपनी आंखें खोली, उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि चिंता हुई। यदि दुनिया में साधना करने वाले संप्रदायों की संख्या बढ़ती जा रही है तो उनका किंगशिया संप्रदाय प्रमुखता कैसे प्राप्त करेगा? कियू दाहू ने पूछा, आपके विचार से हमें क्या करना चाहिए? किन यूचिंग ने उत्तर दिया, जाओ और उनसे मिलो। उनसे जल्द से जल्द जान पहचान बना लो। शायद हम विचारों का आदान प्रदान कर सकें और मार्शल आर्ट की दुनिया के भविष्य के परिदृश्य की तैयारी कर सकें। अगर हम गठबंधन बना लें तो और भी अच्छा होगा, ताकि हम भविष्य में एक साथ आगे बढ़ सकें और पीछे हट सकें। कियू दाहू को लगा कि उसकी बात तर्कसंगत है, इसलिए उसने सहमति में सिर हिलाया। क्या हम 3 दिन में रवाना हों? कोई बात नहीं। किन यूचिंग सहमत हो गया और दोनों ने कुछ और मिनट तक बातचीत की, जिसके बाद किन यूचिंग ने झुककर विदा ली। वह अपने आंगन में लौटा, अपनी आस्तीन से एक कागज की सारस निकाली, उसे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से प्रज्वलित किया, कुछ शब्द बुदबुदाए और फिर कागज की सारस राख में बदल गई, जिससे प्रकाश की एक धारा बनी जो जंगल में उड़ गई और गायब हो गई। अध्याय 249 बुराई को दबाने वाला टावर। किंगशियाओ पर्वत की तलहटी में ली किंगक्यूशी नदी के किनारे टहल रहे थे। उनके पीछे झांग युचुन, चाय युनशांग, चू जिंग, शियाओ वुकिंग और कानून प्रवर्तन हॉल के लगभग 1 दर्जन शिष्य थे। इस तरह की कतार ने रास्ते में मौजूद शिष्यों को उन्हें रोकने से रोक दिया। उनसे मिलने के लिए पास आने की तो बात ही दूर थी। आज ली किंगक्यू जेल का स्थान चुनने आए हैं। जैसे जैसे किंगशियाओ संप्रदाय में शिष्यों की संख्या बढ़ती गई और इसकी स्थापना का समय लंबा होता गया, कुछ शिष्य अनिवार्य रूप से भटक गए और केवल परिश्रम ही कुछ अपराधों को दंडित करने के लिए पर्याप्त नहीं रह गया। चाय युनशांग ने कई बार जेल बनाने का मुद्दा उठाया था और आज आखिरकार इसे अमल में लाया जाने वाला था। चाय युनशांग शिष्यों के बीच सबसे खौफनाक शख्सियत बन चुकी हैं। उनका बैकग्राउंड चाहे जो भी हो, वो किसी की भी गलती बर्दाश्त नहीं करती। पहले जब यांग जुएडिंग ने हद पार की थी तो उन्होंने उसे मुंहतोड़ जवाब देने की हिम्मत दिखाई थी, जिससे उनकी खौफनाक छवि और मजबूत हो गई थी। इस जेल का निर्माण किंगशियाओ पर्वत के पास करना सबसे अच्छा होगा, ताकि किसी भी अप्रत्याशित घटना को दबाना आसान हो जाए। चाय युनशांग ने आगे बढ़ते हुए ली किंगक्यू को देखते हुए सुझाव दिया। किंगजियाओ संप्रदाय चाहे जैसे भी विकसित हो, किंगजियाओ पर्वत हमेशा सबसे शक्तिशाली रहेगा। बहुतों को ये बात ज्ञात नहीं है कि किंगजियाओ संप्रदाय ने एक पदानुक्रम स्थापित कर लिया है और किंगजियाओ पर्वत पर बसना अधिकांश शिष्यों की इच्छा बन गई है। इसके अलावा किंगशियाओ पर्वत पर जो जितना ऊंचा रहता है उसका दर्जा उतना ही ऊंचा होता है। चू जिंग ने आगे कहा, नहीं, अगर इसे किंगशियाओ पर्वत के पास बनाया गया तो ये भविष्य में मुसीबत का कारण बन सकता है। अगर दुश्मन प्रवर्तन हॉल के शिष्यों को रिश्वत देकर अंदर से मिलीभगत करता है तो ये जेल एक गहरी चुभन कांटे के समान बन जाएगी। चाय युनशांग ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। वह कहना चाहती थी कि प्रवर्तन हॉल के शिष्यों को रिश्वत देना असंभव है, लेकिन वह ऐसा कह नहीं सकी। चू जिंग ने आगे कहा, इसे ताइकुन पर्वत श्रृंखला के किनारे पर बनाना बेहतर होगा। कम से कम इससे और किंगशियाओ पर्वत के बीच कुछ दूरी तो बनी रहेगी। अगर कोई जेल से भाग भी जाता है तो उसे दोबारा पकड़ा जा सकता है। क्या तलवार संप्रदाय की स्थापना इसी उद्देश्य से नहीं हुई थी? हो सकता है कि उनके भागने से निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचे, लेकिन किंगशियाओ संप्रदाय की सुरक्षा के मुकाबले ये बातें कुछ भी नहीं हैं। उनके शब्द कठोर थे, जिससे दूसरों के चेहरे पर शिकन आ गई, लेकिन वे उनका खंडन नहीं कर सके। किसी को नहीं पता कि भविष्य में इस जेल में किस तरह के किसानों को कैद किया जाएगा। लेकिन कियू भी इस मामले पर विचार कर रहा था। किंगशियाओ पर्वत का प्रभार उसके हाथ में होने से उसे किसी भी बदलाव से डर नहीं था, लेकिन वह किंगशियाओ पर्वत पर हमेशा के लिए नहीं रह सकता था। झांग युचुन ने चू जिंग से असामान्य रूप से असहमति जताई। उनका मानना था कि यदि जेल की ठीक से सुरक्षा नहीं की गई तो इससे न केवल आसपास के लोगों पर अत्याचार होगा, बल्कि किंगशियाओ संप्रदाय की प्रतिष्ठा और छवि को भी नुकसान पहुंचेगा। संप्रदाय को जेल को बंद करने का साहस दिखाना होगा। जब बाकी लोग बहस कर रहे थे तभी ली किंगक्यू ने अचानक कहा, इस जेल को टावर में बदलने के बारे में आपका क्या विचार है? टावर। सभी ने उसकी ओर देखा, उनकी आंखों में हैरानी के भाव थे। एक मीनार बनाना जेल बनाने से कहीं अधिक कठिन है। यदि वे जेल बना रहे होते तो वे सामग्री बचाने के लिए पहाड़ की ढलान पर निर्भर रह सकते थे। लेकिन कियू ने आगे कहा, भविष्य में यह मीनार मानव जगत में तबाही मचाने वाली बुरी आत्माओं को भी कैद करने में सक्षम हो सकती है। इसलिए यह तय है कि इस मीनार का नाम बुराई दमनकारी मीनार रखा जाएगा। अगर ऐसा है तो हमें निश्चित रूप से अधिक स्पिरिट कॉपर या गेंगजन स्रोत लोहे की आवश्यकता होगी। झांग युचुन ने हिचकिचाते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम इसे धीरे धीरे बना सकते हैं। अभी दबाने के लिए कोई शक्तिशाली राक्षस या साधक नहीं है। लेकिन कियू ने यह बात लापरवाही से कही और झांग युचुन को लगा कि उसकी बातें तर्कसंगत हैं। जी हाँ, इसकी लगातार मरम्मत की जा सकती है, बिल्कुल किंगशियाओ पर्वत की तरह। यद्यपि संप्रदाय लगातार पर्वत का निर्माण कर रहा था, फिर भी किंगशियाओ पर्वत का रखरखाव कभी नहीं रुका। आज किंगशियाओ संप्रदाय को सांसारिक धन दौलत की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे जब भी मांगेंगे सभी सांसारिक संसाधन उनकी अपनी पहल पर उनके पास आ जाएंगे। किंगजियाओ संप्रदाय उन साधना संसाधनों में रुचि रखता है जिन तक आम लोगों की पहुंच नहीं होती। लिंगटोंग पर्वत श्रृंखला में विशाल भंडार मौजूद हैं जो उनके विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पर्याप्त हैं। समूह आगे बढ़ता रहा और अंततः जियांग शिखर के पीछे एक खुले स्थान पर एक रेखा खींची जहां उन्होंने बुराई को दबाने वाला पैगोडा बनाया। उस दिन दानव दमन टावर के बारे में खबर फैल गई, जिससे कई शिष्यों में इस पर चर्चा होने लगी और वे दबाव महसूस करने लगे, इस डर से कि कहीं वे कोई गलती न कर दें और दानव दमन टावर में कैद न हो जाएं। अल्पविराम। नए साल में लियूजिंग ने बड़ी प्रगति की। अप्रैल से पहले 2 और प्रांतों पर विजय प्राप्त की और 5 प्रांतों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया।
इसी दौरान एक भीषण युद्ध छिड़ गया जिसमें दोनों पक्षों ने मिलकर 10 लाख से अधिक सैनिकों को इकट्ठा किया। अराजकता की शुरुआत के बाद से यह एक ऐसा भीषण युद्ध था जो शायद ही कभी देखने को मिला हो, और अंततः लियू जिंग ने एक बड़ी जीत हासिल की। इस युद्ध में लियू जोंग ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और लियू जिंग द्वारा उन्हें उत्तर को जीतने वाले सेनापति के रूप में नियुक्त किया गया, जो द्वितीय श्रेणी के समकक्ष पद है। विश्व को एकजुट करने की दिशा में लियू जिंग की प्रगति अजेय है। मई में हुयान की साधना पोषण युआन क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंच गई और तब से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को छिपाना संभव नहीं रहा। अधिक से अधिक शिष्यों को पता चल रहा है कि संप्रदाय के नेता का नया शिष्य एक अद्वितीय प्रतिभाशाली है, संभवतः जियानडू से भी अधिक शक्तिशाली है। हुयान के अचानक प्रकट होने से पंजीकृत शिष्यों और अन्य शिष्यों में भी आशा की किरण जगी है, क्योंकि हुयान प्रवेश परीक्षा में ही पंजीकृत शिष्य बनी थी, जिससे ये पता चलता है कि प्रवेश परीक्षा से पूरी कहानी का पता नहीं चलता। संप्रदाय के नेता की दूरदर्शिता की एक बार फिर प्रशंसा की गई और इंपीरियल स्पिरिट हॉल अधिक व्यापक मूल्यांकन नियम स्थापित करने के तरीकों पर भी विचार कर रहा था। हालांकि अमरत्व की साधना करना मार्शल आर्ट के अभ्यास से बिल्कुल अलग है। साधना की तकनीक सिखाए बिना वे सीधे तौर पर यह नहीं बता सकते कि किसी व्यक्ति में अमरत्व की साधना करने की अच्छी क्षमता है या नहीं। हालांकि किंग शियाओ संप्रदाय में नए शिष्यों के लिए जगह है। प्रवेश परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन न करने पर भी वे परिश्रम और योगदान देकर साधना पद्धति को आगे बढ़ा सकते हैं। उस समय उनकी प्रतिभा प्रकट होगी। प्रतिभा का कभी कोई अस्तित्व नहीं होता, ये तो बस समय समय पर प्रकट होने की बात है। इसके बाद के दिनों में कुछ दखलंदाजों ने दावा किया कि हुयान की साधना की गति संप्रदाय के इतिहास में सबसे तेज थी और न तो जू निंग और न ही झाओ जेन उसकी बराबरी कर सकते थे। कुछ तर्कसंगत लोगों का कहना है कि यह संप्रदाय अब पहले जैसा नहीं रहा। किंग शियाओ पर्वत पर अनेक आध्यात्मिक पौधे लगाए गए हैं और इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा पहले से कहीं अधिक है। इसके अलावा आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने वाली गोलियों की उपलब्धता भी लगातार बढ़ रही है। बहरहाल हुयान एक जाना माना नाम बन चुका था, एक ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। हालांकि हुयान इस बात से चिंतित था और अपना पूरा दिन साधना में बिताता था तथा दूसरों से संपर्क से बचने की कोशिश करता था। इस दिन जंगल में ली क्विनक्यू खेती में यूकाई, ली शाओजेन, ली शाओमिन, जियोवोमिंग, हुयान और जिया का नेतृत्व कर रहे थे। जिया हुयान का साथ देने आई थी। दोनों के बीच गहरी आत्मीयता बढ़ गई थी और साधना न करते समय वे लगभग अविभाज्य थे। जिया ने हुयान का परिचय यांगलिन और अन्य 4 लोगों से भी कराया। यांगलिन और उसकी 4 साथी तलवार संप्रदाय की रीढ़ बन चुकी हैं। हालांकि वे जिया जितनी प्रतिभाशाली नहीं हैं, लेकिन वे भी साधना में कड़ी मेहनत कर रही हैं। हुयान ने ध्यान और मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे ली शाओमिन को देखा और भावनाओं का एक सैलाब उमड़ पड़ा। सब लोग कहते हैं कि वह एक अद्वितीय प्रतिभावान व्यक्ति है, लेकिन वह इस 5 साल के बच्चे से हीन भावना क्यों महसूस करता है। ली शाओमिन, जो असाधारण साधना प्रतिभा से संपन्न है, अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना शुरू कर चुका है। जब भी हुयान उसे देखता है तो उसे अकथनीय खुशी का अनुभव होता है। उन्हें सुर्खियों में रहना पसंद नहीं था। ली शाओमिन की प्रतिभा को देखते हुए वह कुछ ही वर्षों में पूरे संप्रदाय में प्रसिद्ध हो जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे झाओ जेन उस समय प्रसिद्ध हुआ था। झाओ जेन किंग शियाओ संप्रदाय का पहला प्रतिभाशाली शिष्य था और वयस्क होने तक उसे शीर्ष प्रतिभा का खिताब प्राप्त था। जैसे जैसे जियानडू, हुयान और अन्य प्रतिभाशाली लोग उभरे, झाओ जेन धीरे धीरे प्रतिभाशाली लोगों की श्रेणी से आगे निकल गए और शिष्यों के दिलों में एक सम्मानित संप्रदाय नेता बन गए। जब हुयान ली शाओमिन को घूर रहा था तब युनकाई भी उसे घूर रहा था। युनकाई अपनी सर्वदृष्टि से उसकी धार्मिक भावना का अवलोकन कर रही थी और वह असमंजस में थी। वह समझ गई थी कि धार्मिक भावना कोई विकसित की जाने वाली चीज नहीं है, बल्कि एक अनूठी प्रकार की ऊर्जा है। लेकिन ये केवल हुयान और संप्रदाय के नेता के पास ही क्यों थी? क्या हुयान संप्रदाय के नेता का नाजायज बेटा हो सकता है? क्या संप्रदाय के नेता ने हुयान को अपना शिष्य इसलिए स्वीकार किया क्योंकि उन्होंने उसकी धार्मिक भावना को महसूस किया था? लेकिन किंग ने पहली मुलाकात के आधार पर हुयान को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया, जो एक मशहूर कहानी बन गई है। हालांकि युनकाई की राय में यह सिर्फ पहली मुलाकात का मामला नहीं था। ये सोचकर कि हुयान ली किंग का नाजायज बेटा हो सकता है, युनकाई बहुत असहज महसूस करने लगी। हालांकि इस वजह से वह हुयान से नफरत नहीं करती थी। इसके विपरीत उसके मन में एक कुटिल विचार भी आया। हुयान से दोस्ती करके वह ली किंग से और अधिक कृपा प्राप्त कर सकती थी। वह संप्रदाय के नेता के साथ बच्चे पैदा करने के बारे में कल्पनाएं भी करने लगी। जैसे जैसे वह इसके बारे में सोचती, उसके गाल हल्के से लाल हो जाते और उसके कान इतने लाल हो जाते कि मानो उनमें से खून निकल रहा हो। युनकाई के चेहरे के भावों में बदलाव देखकर ली किंग उसके पास गई और चिंता से पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हारा रक्त और ऊर्जा सुचारू रूप से प्रवाहित नहीं हो रहे हैं? युनकाई अचानक जाग उठी और जल्दी से बोली, कुछ नहीं, मैं बस एक नया भाग्यक्रम आजमा रही थी। आपको फॉन्ग एयर की नकल करने और अपनी खुद की तकनीकें बनाने की जरूरत नहीं है। बस मेरे सिखाए अनुसार अभ्यास करें और देर सवेर आपको अपनी खुद की अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, ली किंग ने गंभीरता से कहा। यहाँ तक कि 3 नई प्रतिभाओं ली शाओजेन, ली शाओमिन और हुयान के साथ ली क्विंग अभी भी युनकाई को महत्व देते हैं। माइरियड लॉस्ट स्पिरिचुअल आई और 1000 हैमर्स एंड 100 रिफाइनमेंट्स की मौजूदगी में युनकाई का संप्रदाय के शीर्ष स्तर से गिरना नामुमकिन है। लेकिन क्यू उसे आध्यात्मिक चेतना के क्षेत्र में पहुंचते और संप्रदाय के लिए लड़ते देखने के लिए उत्सुक है। मैं इसे याद रखूंगा, युनकाई ने शर्माते हुए जवाब दिया और बस यही उम्मीद की कि ली किंग जल्दी से चली जाए। लेकिन क्यू कुछ और मिनट तक बड़बड़ाती रही, फिर उठकर चली गई। युनकाई ने राहत की सांस ली, अपनी आंखें बंद की और अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने शाम तक साधना जारी रखी, जिसके बाद ली किंग ने उन्हें जाने की अनुमति दी। इसके बाद ली किंग अकेले लिंग शियाओ आंगन की ओर चल पड़ी। आज सुबह ली सिजिन उसके लिए एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा की गोली लेकर आया, जिसे चेन व्हीलान ने तैयार किया था। उसने अपनी गुफा में वापस जाकर इसके प्रभावों का परीक्षण करने की योजना बनाई थी। जब वह लिंग शियाओ आंगन के नीचे सीढ़ियों पर पहुंचा तो उसने पाया कि शियाओ वुकिंग उसका इंतजार कर रहा था। चूंकि युआन क्यूई जोंगटियन इमोर्टल सिटी में गया था, जियो वुकिंग ने ली क्विन के लिए संदेश प्रसारित करने का प्रभार लेते हुए युआन क्यूई के कर्तव्यों को संभाल लिया है।
लेकिन कियू को आते देख वह तुरंत उसके सामने खड़ा हो गया, आदरपूर्वक झुककर फुसफुसाया, पंत के गुरुजी, स्वर्गीय पर्वत आत्मा कुंड में कुछ घटना घटी है। लेकिन कियू ने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या बात है? हालांकि स्वर्गीय पर्वत आत्मा कुंड को वर्तमान में केवल साधना के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता है, लेकिन इसमें प्रचुर संसाधन मौजूद हैं। किंगशियाओ संप्रदाय भविष्य में निश्चित रूप से इसका दोहन करेगा। इसलिए लेकिन कियू स्वर्गीय पर्वत आत्मा कुंड को बहुत महत्व देता है और उसने वहां सैकड़ों शिष्यों को तैनात किया है, जिनमें से आधे पोषण युवान क्षेत्र के चौथे स्तर के सच्चे शिष्य हैं। ऐसी परिस्थितियों में तियानशान स्पिरिट पूल का क्या हो सकता है? एक राक्षस ने स्वर्गीय पर्वत आत्मा कुंड पर हमला किया, जिसमें 15 शिष्य मारे गए और 122 घायल हो गए। जब जियाओ वुकिंग ने यह खुलासा किया तो उसका चेहरा बेहद भयावह था। यह निश्चित रूप से एक बड़ी हताहत घटना थी। ऐसी घंटी बजाओ जो स्वर्ग तक पहुंचे, लेकिन कियू ने गहरी आवाज में कहा और फिर तेजी से सीढ़ियों पर चढ़ गई। शियाओ वुकिंग तुरंत घंटी बजाने चला गया। सभी संप्रदाय प्रमुखों के एकत्रित होने के बाद लेकिन कियू ने शियाओ वुकिंग से स्थिति की रिपोर्ट देने को कहा। यह सुनकर सभी लोग चौंक गए। इससे पहले कि वे इस बारे में चर्चा कर पाते, लेकिन कियू ने कहा, मैं स्वयं स्वर्ग पर्वत आत्मा कुंड जाने की योजना बना रहा हूं। इस दौरान शेन युए और झाओ जेन को एकांतवास में नहीं जाना चाहिए। संप्रदाय पर नजर रखें और मेरे लौटने की प्रतीक्षा करें। जियांग झाओशिया और जूनिन के चले जाने के बाद शेन यू और झाओ जेन प्रमुख व्यक्ति बन गए और इस मामले को उन्हीं को सौंपना पड़ा। ये सुनकर शेन युए ने शांतिपूर्वक सिर हिलाया और झाओ जेन ने भी मना नहीं किया। दोनों ही पोषण युवान क्षेत्र के 8वें स्तर पर थे और काफी आत्मविश्वासी थे। उनमें से झाओ जेन 9वें स्तर से ज्यादा दूर नहीं थे। अध्याय 250 महान दानव लुओ भूतवंश। लेकिन कियू को युजोऊ में किंगशियाओ गेट से तियानशान लिंगची तक पहुंचने में केवल 1 घंटा लगा। वह अकेले ही आए थे। रात के अंधेरे में स्वर्गीय पर्वत आत्मा कुंड हल्की रोशनी से जगमगा रहा था। आत्मा कुंड के एक और मंडपों की एक कतार खड़ी थी। इस समय यहाँ तैनात किंगशियाओ संप्रदाय के सभी शिष्य बाहर ध्यान कर रहे थे, जिससे एक गंभीर वातावरण बन गया था। लेकिन कियू आकाश से नीचे उतरे, जिससे शिष्य मुड़कर देखने लगे। जब उन्होंने देखा कि यह लेकिन कियू है तो वे सभी सुखद आश्चर्यचकित रह गए। पंथ का नेता आ गया है। ये संप्रदाय का नेता है। पंथ का नेता इतनी जल्दी कैसे आ गया? बहुत बढ़िया। वह दुष्ट आत्मा संप्रदाय के नेता का मुकाबला नहीं कर सकती। शिष्य रोमांचित हो गए और एक एक करके खड़े हो गए। तियानशान स्पिरिट पूल के प्रभारी हुआंगशान लेकिन कियू के सामने प्रकट हुए और उन्होंने प्रणाम किया। लेकिन कियू उसके पास से गुजरी और दूर बिछी सफेद चादरों की कतार की ओर बढ़ गई। उन सफेद चादरों के नीचे शव दफनाए नहीं गए थे। हुआंगशान संप्रदाय से निर्देश मिलने का इंतजार करना चाहता था। वह जानता था कि संप्रदाय का नेता भूत प्रेत विद्या में निपुण है और उसने शायद कोई और व्यवस्था कर रखी हो। मृत शिष्यों के सामने पहुंचकर लेकिन कियू ने एक एक करके उनके सिर पर बंदी चादरें हटाकर उनके चेहरे स्पष्ट रूप से देखे। लेकिन कियू का चेहरा बेहद उदास हो गया, क्योंकि उसे पता चला कि ये मृत लोग केवल खोखले शरीर थे और उसे इन शिष्यों को भूत साधना करने वाले बनाने का मौका भी नहीं मिला। अन्य शिष्य चारों ओर इकट्ठा होकर चुपचाप इस दृश्य को देख रहे थे। उनके चेहरों पर आक्रोश और दुख के भाव थे। लेकिन कियू के आने से पहले वे सब भयभीत थे। उनके आने के बाद सबका डर दूर हो गया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि संप्रदाय का नेता सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। आखिरी शव की जांच करने के बाद लेकिन कियू खड़ा हुआ, अपने पीछे आ रहे हुआंगशान की ओर मुड़ा और कहा, मुझे बताओ, कोई भी विवरण मत छोड़ना। हुआंगशान ने तुरंत बोलना शुरू कर दिया। 2 रात पहले एक काले रंग के लोमड़ी जैसे दिखने वाले प्राणी ने अचानक हमला कर दिया। पहले तो उन्हें लगा कि यह कोई राक्षस है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसका कोई भौतिक रूप नहीं है तो उन्हें एहसास हुआ कि यह एक भूत है। ये दुष्ट आत्मा अत्यंत तीव्र है और शिष्यों को अपने वश में कर सकती है, जिससे उनका बचाव करना असंभव हो जाता है। जिन शिष्यों की मृत्यु हुई उन सभी को इसी दुष्ट आत्मा ने मारा था, जिसने अन्य शिष्यों को अपने वश में कर लिया था। यही कारण है कि शिष्यों का मनोबल गिरा हुआ है। उनकी जादुई शक्ति इस दुष्ट आत्मा के विरुद्ध बेकार थी। यदि वह दुष्ट आत्मा स्वयं ही नहीं चली जाती तो जानमाल का नुकसान और भी अधिक होता। हुआंगशान की बात सुनने के बाद लेकिन कियू ने भौहें सिकुड़ी। अगर ऐसा है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हुआंगशान और उनके शिष्य दोषी नहीं हैं। पंथ के गुरुजी, मुझे नहीं लगता कि इसने जानबूझकर हमें जाने दिया। शायद इसने किसी प्रकार का लंबी दूरी का जादू किया हो, जिसमें बहुत अधिक ऊर्जा खर्च हो गई हो, और यह आज भी ठीक हो रहा है। बगल से एक आवाज आई। लेकिन कियू ने अपना सिर घुमाया और देखा कि गु चांगपिंग भीड़ से बाहर निकल रहा है। गु चांगपिंग विधि प्रवर्तन हॉल का शिष्य है और प्रथम युद्ध प्रतियोगिता में शीर्ष 10 में से एक है। उसकी साधना का स्तर अब पोषण युवान क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंच गया है। लेकिन कियू द्वारा उसे यहाँ भेजना ही इस बात का प्रमाण है कि वह तियानशान स्पिरिट पूल को कितना महत्व देता है। उसने इतनी बड़ी सेना तैनात की थी, इसी वजह से उसे इतना नुकसान उठाना पड़ा और इसी कारण लेकिन कियू इतना क्रोधित है। गु चांगपिंग की बातों ने लेकिन कियू को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह वास्तव में संभव है। लेकिन कियू ने कहा, सब लोग तितर बितर हो जाओ, साधना करो और अपने घावों को ठीक करो। ऐसा दिखावा करो कि मैं यहाँ नहीं हूँ। मैं कुछ और दिनों तक यहीं रहूंगा जब तक कि वह दुष्ट आत्मा प्रकट नहीं हो जाती। ये सुनकर शिष्य अत्यंत प्रसन्न हुए और लेकिन कियू को प्रणाम करने के बाद वहां से चले गए। बाकी लोगों के चले जाने के बाद लेकिन कियू ने हुआंगशान की ओर देखकर कहा, यह मामला वाकई आपकी क्षमता से परे है, लेकिन आप स्वर्गीय पर्वत आत्मा कुंड के प्रभारी हैं। आपने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है, इसलिए आपको स्पष्टीकरण देना ही होगा। हुआंगशान ने गहरी आवाज में कहा, कृपया मुझे दंडित करें संप्रदाय प्रमुख। मैं सारा दोष अपने ऊपर लेने को तैयार हूँ। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई और उसे एहसास हुआ कि वह अपने कर्तव्य में विफल रहा है। जिन शिष्यों की मृत्यु हुई उनके परिवार, मित्र, पत्नियां और बच्चे थे। उनकी मृत्यु महज दफनाने का मामला नहीं है। हम उनके परिवारों को सीधे तौर पर यह नहीं बता सकते कि हमारा सामना बुरी आत्माओं से हुआ है और हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कियू ने जवाब दिया, मैं वापस आकर इस मामले को सुलझा लूंगा। वह वास्तव में हुआंगशान को दंडित नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे स्पष्टीकरण देना पड़ा। इसके बाद लेकिन कियू मुड़ी और तियानशान पर्वतमाला में घूमने के इरादे से चली गई।
गर्मी के मौसम के बीच में भी तियानशान पर्वत अभी भी बर्फ और हिम से ढके हुए हैं, लेकिन सौभाग्य से बर्फ का कोहरा नहीं है। जब वह पहली बार वहां पहुंचा तो ली केंगक्यू ने लिनचुवान और नानगोंगी को आसपास के क्षेत्र की जांच करने के लिए पहले ही भेज दिया था। वह किंगशियाओ संप्रदाय लौटने से पहले उस दुष्ट आत्मा को ढूंढकर उसे नष्ट करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। अल्पविराम। जैसे ही चंद्रमा अस्त हुआ और सूर्योदय हुआ, ली केंगक्यू पूरे 2 दिन तक स्वर्गीय पर्वत आत्मा कुंड पर रहीं, लेकिन उन्हें दुष्ट आत्मा दिखाई नहीं दी। लिनचुवान और नानगोंगी को भी कोई सुराग नहीं मिला। वह अपने फैसले पर अडिग रहा और रुकने के लिए तैयार था। एक और रात हो गई है। रात का आकाश बादलों और धुंध से ढका हुआ था और स्वर्गीय पर्वत आत्मा कुंड की फ्लोरोसेंट रोशनी लहरों की तरह फैल रही थी, जिससे वह क्षेत्र अंधेरा नहीं दिख रहा था। लेकिन क्यों अन्य शिष्यों की तरह ही तालाब के किनारे पालथी मारकर बैठी साधना कर रही थी। अचानक उसने अपनी आंखें खोली और एक खास दिशा में देखा। उसे एक बुरी शक्ति का आभास हुआ, जो हालांकि पाताल लोक के भूत राजा जितनी शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन दूर नहीं थी और तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को सक्रिय किया और उसकी दृष्टि स्पष्ट हो गई। उसने क्षितिज से आती हुई एक रहस्यमयी आभा देखी। वह तो एक संपूर्ण आत्मा भी नहीं थी। यह उस स्थिति के बहुत समान है जब पाताल लोक का भूत राजा प्रशिक्षण कक्ष के किसी शिष्य को अपने वश में कर लेता है। ऐसा लगता है कि गु चांगपिंग सही था, इस दुष्ट आत्मा ने किसी प्रकार के जादू का इस्तेमाल किया था। पाताल लोक के भूत राजा के विपरीत ये राक्षसी विभाजित आत्मा न केवल किसी व्यक्ति को अपने वश में कर सकती है, बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति को भी अपने वश में कर सकती है और उसकी आत्मा को खा सकती है। लेकिन क्यों ने दानव के पास आने का इंतजार किया, लेकिन तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की। शिष्यों में आध्यात्मिक जागरूकता की कमी थी, इसलिए वे दानव की विभाजित आत्मा के पास आने का पता नहीं लगा सके। जब दूसरा पक्ष करीब आया तो ली केंगक्यू ने देखा कि वास्तव में उसका आकार एक लोमड़ी जैसा था, जिसका शरीर हाथी की तरह विशाल था। जैसे जैसे वह करीब आता गया, शिष्यों ने अंततः उसकी उपस्थिति को महसूस किया। वह दुष्ट आत्मा फिर से यहाँ आ गई है। शिष्यों में से एक ने घबराहट में चीख मारी। उसकी आवाज भय से भरी हुई थी और उसकी आवाज रात के आकाश में बहुत तेज थी, जिससे बाकी सभी लोग चौंक गए। जल्द ही शिष्य फिर से शांत हो गए, क्योंकि इस बार उनके संप्रदाय के नेता इस दुष्ट आत्मा से लड़ने के लिए उनके साथ थे। गु चांगपिंग ने चुपचाप अपनी तलवार निकाली और आगे बढ़ गया। जैसे ही दुष्ट आत्माएं शिष्यों पर हमला करने वाली थी, लेकिन क्यू अचानक प्रकट हुई और उनके सामने हवा में से निकल आई। दुष्ट आत्मा ने पीछे हटने की कोशिश नहीं की और लेकिन क्यू पर हमला करना जारी रखा। लेकिन क्यू ने अपनी तलवार निकाली और उससे वार किया, जिससे दुष्ट आत्माएं पल भर में तितर-बितर हो गईं। प्रचंड रहस्यमयी ऊर्जा चारों दिशाओं में फैल गई और फिर वह एकत्रित होकर लेकिन क्यू के शरीर को ढकने की कोशिश करने लगी। लेकिन क्यू के पास पहुंचते ही वह रहस्यमयी आभा एक बार फिर बिखर गई। वह कैसे संभव है? सदमे और भय से भरी एक तीखी चीख सुनाई दी। लेकिन क्यू ने अपना हाथ उठाया और आत्माशोधन ध्वज निकाला। हाथ हिलाकर उसने अपने चारों ओर की सारी प्रेतवादित ऊर्जा को ध्वज में समाहित कर लिया। दुष्ट आत्माओं द्वारा उत्पन्न तूफान जारी रहा और लेकिन क्यू के वस्त्र तेजी से लहराने लगे। उनके पीछे खड़े शिष्यों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने केवल लेकिन क्यू को आगे बढ़ते हुए, दुष्ट आत्माओं का वध करते हुए और फिर एक काले झंडे का उपयोग करके सभी प्रेत ऊर्जा को एकत्रित करते हुए देखा। गु चांगपिंग ने भौहें चढ़ाईं। उसने धुंधले रूप से संप्रदाय के नेता के चारों ओर सफेद धुंध की एक परत देखी, जो पलक झपकते ही गुजर गई और सीधे दुष्ट आत्मा को चकनाचूर कर दिया। आपको यह अवश्य ही ज्ञात होगा कि एक बार जब शिष्यों की मृत्यु हो जाती थी और वे प्रेतवादित ऊर्जा के चंगुल में आ जाते थे, तो वे उससे छुटकारा नहीं पा सकते थे। यहाँ तक कि गु चांगपिंग जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी केवल भागने का प्रयास ही कर सकता था। वह संप्रदाय के नेता के तरीकों के बारे में केवल उत्सुक था, आश्चर्यचकित नहीं। संप्रदाय का नेता कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह इसे स्वाभाविक ही मानता था। ऐसा लगता है कि मुझे एक भूतिया कलाकृति तैयार करने की आवश्यकता है। गु चांगपिंग मन ही मन सोच रहा था कि पिछली रात की घटना ने उसे शर्मिंदा कर दिया था। उसने अपने साथी शिष्यों को एक एक करके मरते देखा और वह कुछ भी करने में असमर्थ था। इस भावना ने उसे यह एहसास दिलाया कि वह संप्रदाय की साधना और संसाधनों के आवंटन में विफल रहा है। लेकिन क्यों वहीं बैठ गया, आत्माशोधन ध्वज को अपनी गोद में क्षैतिज रूप से रखा और सीधे दानव की विभाजित आत्मा पर आत्मा बंधन मंत्र का प्रयोग किया। किसी को भी पास आने की अनुमति नहीं है। हुआंगशान ने तुरंत चिल्लाया, क्योंकि उसे डर था कि उसके शिष्य लेकिन क्यू को परेशान कर देंगे। एक ही समय पर सैकड़ों मील दूर तियानशान पर्वतमाला की तलहटी में स्थित एक जंगल में एक काली लोमड़ी एक पेड़ के नीचे लेटी हुई थी, जिसका आकार लगभग एक खरगोश जैसा लग रहा था। अचानक उसने अपनी आंखें खोली, सहारा लेकर उठा और जंगल के उस पार स्थित तियानशान पर्वतमाला को देखा, जो किसी दिव्य दीवार की तरह लग रही थी। उसकी आंखों में आश्चर्य और संदेह का भाव था। मेरी शक्ति को भंग करने में सक्षम होना, किंगशियाओ संप्रदाय वास्तव में असाधारण है। ये सचमुच दुनिया का एकमात्र अमर साधना संप्रदाय होने का हकदार है। काली लोमड़ी ने अपने आप से कुछ बुदबुदाया, फिर तुरंत मुड़कर भाग गई और जंगल की गहराई में गायब हो गई। अल्पविराम। लेकिन क्यू ने दानव की विभाजित आत्मा की यादों का अध्ययन किया और पुष्टि की कि दानव वास्तव में घोस्ट किंग से भाग निकला था। उसका नाम आत्मा चुराने वाला काला दानव था। उसकी स्मृति में वह भूत राजा पर्वत श्रृंखला से 15 दुष्ट आत्माओं के साथ भाग निकला था। इन दुष्ट आत्माओं के सरदार का नाम महान दानव लुओ था, जिसकी शक्ति अन्य दुष्ट आत्माओं से कहीं अधिक थी। सभी दुष्ट आत्माओं को महान दानव लुओ की आज्ञा का पालन करना पड़ता था। ये जानने के बाद कि पाताल लोक का भूत राजा भाग गया है, दामोलू और अन्य दुष्ट आत्माओं ने भागने की योजना बनाई। दुर्भाग्यवश पाताल लोक के भूत राजा की तरह भूत राजा की पहाड़ी से भागने के बाद भी उन सभी को श्राप का प्रकोप झेलना पड़ा, जिसमें दामोलू सबसे बुरी तरह घायल हुआ। वे अपनी चोटों से उबर ही रहे थे कि तभी उन्हें शुवांजी संप्रदाय के उस भूतिया बुजुर्ग ने ढूंढ निकाला, जिसने फिर उन्हें जीवित लोगों की बलि के रूप में पेश किया। भूत वरिष्ठ के गायब हो जाने के बाद उन्होंने जांच करने के लिए एक दानव को मानव जगत में भेजा। ये दानव कोई और नहीं बल्कि आत्मा चुराने वाला काला दानव था। उस समय आत्मा चुराने वाला काला दानव बहुत कमजोर था और नश्वर दुनिया से भयभीत था, क्योंकि अपने जीवनकाल में एक ताओवादी पुजारी द्वारा उसका पीछा करते हुए उसे भूत राजा की पहाड़ी तक ले जाया गया था।
ये जानने के बाद कि उत्तरी बर्बर भूमि में कोई साधक नहीं है, आत्मा चुराने वाला काला दानव बेलगाम हो गया और जीवित लोगों की आत्माओं को खाकर महान दानव स्वामी को खोजने के लिए वापस लौट गया। बाद में ये 16 दुष्ट आत्माएं पहाड़ों से निकलीं और उत्तरी दरबार में तबाही मचा दी। इन दुष्ट आत्माओं का कोई निश्चित निवास स्थान नहीं है और वे हर जगह भटकती रहती हैं। अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने के साथ साथ वे दानवों के महास्वामी को राक्षसों की सेना बनाने में भी सहायता कर रही हैं। महान दानव स्वामी अपनी शाप शक्ति का उपयोग करके जीवित प्राणियों को पिशाचों में बदल देता है। पिशाच दर्द से नहीं डरते, उनमें स्वयं को ठीक करने की असाधारण क्षमता होती है और वे कटे हुए अंगों को भी पुनर्जीवित कर सकते हैं। उनका रक्त अत्यधिक विषैला हो जाता है, साथ ही वे सूर्य के प्रकाश से भी भयभीत हो जाते हैं, अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं और ऐसे राक्षस बन जाते हैं जो केवल मारना और खाना जानते हैं। आत्मा चुराने वाले काले दानव की यादों में पिशाच अविश्वसनीय रूप से तेज थे और जीवन में वे जितने मजबूत होते थे, पिशाच में परिवर्तित होने के बाद वे उतने ही भयावह हो जाते थे। महान दानव स्वामी का लक्ष्य क्यूशु की भूमि है, जहां वह एक भूत राजवंश की स्थापना करना चाहता है। ऐसा लगता है कि यह विशालकाय दानव किसी गहरे रक्त द्वेष से ग्रस्त है और हजारों वर्षों तक घोस्ट किंग रिज में डूबे रहने के बाद भी उसने हार नहीं मानी है। लेकिन क्यू ने अनुमान लगाया कि उसके शत्रु संभवतः साधना शक्तियां थीं, अन्यथा महान दानव राजा को भूत राजवंश की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं होती। आत्मा चुराने वाले काले दानव की विभाजित आत्मा की यादें व्यापक नहीं थी और यहाँ तक कि खंडित प्रतीत होती थी, लेकिन वे ली किंग के लिए उसकी पहचान और अन्य दुष्ट आत्माओं के उद्देश्यों को समझने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन क्यू को भी एक महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी प्राप्त हुई। सबसे गंभीर रूप से घायल महान दानव स्वामी था और चूंकि वह लगातार अपनी राक्षसी शक्ति का उपभोग कर रहा था, इसलिए उसके आसपास दर्जनों मील के दायरे में फूल और पौधे मुरझा जाते थे। अध्याय 251 किंग शियाओ संप्रदाय की कार्रवाइयां। लेकिन क्यू ने अपनी आंखें खोली, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। महान दानव स्वामी और भूत वंश के लिए उसकी भव्य योजना उसके लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गई थी। हालांकि सबसे जरूरी काम आत्मा चुराने वाले काले दानव से निपटना है ताकि उसे दोबारा वापसी करने से रोका जा सके। लेकिन क्यू खड़ी हुई, हुआंगशान की ओर मुड़ी और बोली, तुम लोग पहरा देते रहो, मैं पहले जाकर उस आदमी का काम तमाम कर देती हूँ। विभाजित आत्मा की यादों के माध्यम से लेकिन क्यू को कुछ सुराग मिले जिससे उसे लगा कि उसके पास आत्मा चुराने वाले काले दानव को खोजने का मौका है। हालांकि ये दुष्ट आत्माएं शक्तिशाली हैं और विचित्र जादू रखती हैं, लेकिन उन्हें साधना की दुनिया में कोई अनुभव नहीं है, कम से कम पाताल लोक के भूत राजा और आत्मा चुराने वाले काले दानव के पास तो बिल्कुल भी नहीं। शायद आत्मा चुराने वाले काले दानव ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लेकिन क्यू उसकी यादें चुरा लेगा। अपने निर्देश देने के बाद लेकिन क्यू ने आत्मा शोधन ध्वज उठाया, हवा में छलांग लगाई और तलवार की रोशनी की एक लकीर में परिवर्तित होकर क्षितिज में गायब हो गया। सैकड़ों शिष्य आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगे, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा। क्या आपने इसे पहले स्पष्ट रूप से देखा था? नहीं, मैंने तो बस संप्रदाय के नेता को झंडा लहराते देखा। वह झंडा किस प्रकार की जादुई वस्तु है? ये संप्रदाय का नेता ही होगा, वह सचमुच अद्भुत है। आपको क्या लगता है कि वह अभी वहां ध्यान करते हुए क्या कर रहा था? हमारे संप्रदाय का नेता भूत प्रेत विद्या में निपुण है, हम उसकी क्षमताओं को भला कैसे समझ सकते हैं? शिष्यों ने आपस में चर्चा की और कई ने भविष्य में भूत विद्या का अभ्यास करने का निश्चय किया। भले ही वे भूत विद्या के साधक न बने, कम से कम भूतों को लक्षित करने वाली विद्या में तो निपुणता प्राप्त कर ही लेंगे। गुचानपिंग ने दृढ़ निश्चय के साथ उस दिशा में देखा जिधर ली किंग की गई थी। वह संप्रदाय के नेता की तरह एक साधक बनने के लिए दृढ़ संकल्पित है। अल्पविराम। बहुत सवेरे पहाड़ों की गोद में बसे एक गांव में वातावरण में जहरीली गैसें फैली हुई थीं और घर उस जहरीली गैस के बीच राक्षसों और दानवों की तरह प्रकट और गायब होते दिख रहे थे। धुंध से एक काली लोमड़ी उछलकर बाहर निकली, वह कोई और नहीं बल्कि आत्मा चुराने वाला काला दानव था। फुर्तीली हरकतों से वह झटपट बांस की बाड़ के ऊपर से छलांग लगाकर एक आंगन में कूद गया और एक बांस के खंभे के सामने जा गिरा। मिट्टी में एक बांस का डंडा गड़ा हुआ था जिसके ऊपर से एक हाथ की हड्डी लटक रही थी। बीच की और अनामिका उंगलियां गायब थीं और पूरी हड्डी पंजे के आकार की थी, जो देखने में भयावह लग रही थी। आत्मा चुराने वाला काला दानव बांस के खंभे के चारों ओर चक्कर लगा रहा था, उसकी आंखों में उम्मीद भरी हुई थी। अचानक कदमों की आहट सुनाई दी और 4 किशोरों ने आंगन का द्वार धक्का देकर खोला। प्रत्येक के हाथ में फूल और फल थे और वे सावधानीपूर्वक आंगन में प्रवेश कर गए। जब उन्होंने आत्मा चुराने वाले काले दानव को देखा तो उनके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। वे आगे बढ़े, अपने हाथों में रखे फूल और फल नीचे रख दिए और फिर डर से कांपते हुए जमीन पर घुटने टेक दिए। आत्मा चुराने वाले काले दानव ने उन पर एक नजर डाली, उसकी आंखें ठंडी थीं। मैंने तुम्हें यहाँ रास्ता दिखाने के लिए भेजा था, लेकिन तुम असफल रहे। मुझे किसी नई आत्मा का आभास नहीं हुआ? आत्मा चुराने वाले काले दानव ने लापरवाही से पूछा। उसके शब्दों ने चारों लड़कों और लड़कियों को और भी ज्यादा भयभीत कर दिया और वे सभी उसे अपनी जान बख्शने की गुहार लगाने लगे। मैं असल में तुम्हें अपने प्रेत सेवक बनने का मौका देना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से तुम बहुत कोमल हृदय और डरपोक हो। चूंकि तुम इस अवसर का लाभ नहीं उठा सकते, इसलिए अमर हड्डियों की शक्ति का हिस्सा बन जाओ। आत्मा चुराने वाले काले दानव ने ठंडे स्वर में बात की और उसके शरीर से प्रेतवादित ऊर्जा निकलने लगी, जो तेजी से फैलने लगी, मानो कोई विशाल काली लोमड़ी धीरे धीरे खड़ी हो रही हो। दोनों लड़कियां फूट फूट कर रोने लगीं, जबकि दोनों लड़के इतने डर गए कि वे लगातार सिर हिलाते रहे और जोर जोर से आवाजें निकालते रहे। आत्मा चुराने वाले काले दानव ने तीखी, चुभने वाली हंसी हंसी और उसका अहंकार बढ़ता ही गया। वह जीवित प्राणियों की निराशा और संघर्ष में आनंदित था, इसे सबसे अद्भुत क्षण मानता था। निराशा में मरने वालों की आत्माएं सबसे सुंदर होती हैं। अगर मुझे मरना भी पड़े तो मैं इस तरह से नहीं मरूंगा जिससे दुश्मन को अपनी मनमानी करने का मौका मिले। आंगन में एक आवाज आई जिससे आत्मा चुराने वाला काला दानव चौंक गया और अचानक पीछे मुड़ा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। चारों किशोरों ने सहज रूप से ऊपर देखा और ली किंग की आकृति को देखकर स्तब्ध रह गए। ली किंग आत्मा चुराने वाले काले दानव के पीछे खड़ी थी, उसकी आंखें बर्फीली ठंडी थीं। आत्मा चुराने वाला काला दानव अचेतन रूप से मुड़ा और उसकी नजर ली किंग पर पड़ी। वह इतना भयभीत हुआ कि उसने तुरंत अपनी आत्मा खो दी और एक भयानक प्रेतवादित आभा चारों ओर फैल गई और अनंत काल तक उमड़ती रही।
लेकिन क्यू ने आत्माशोधन ध्वज निकाला और उसमें अपनी युवांची डाली। आत्माशोधन ध्वज ने एक शक्तिशाली खिंचाव बल उत्सर्जित किया, जिससे आत्मा चुराने वाले काले दानव की प्रेत ऊर्जा उसकी ओर खींच गई। भले ही किंग जियाओ संप्रदाय अपनी जादुई हथियार प्रणाली विकसित कर रहा है, लेकिन कोई भी जादुई हथियार आत्माशोधन ध्वज की बराबरी नहीं कर सकता। युआनची जितनी अधिक शक्तिशाली होगी, आत्माशोधन ध्वज की शक्ति उतनी ही अधिक होगी। इसके अलावा आत्माशोधन ध्वज एक विकास प्रकार का जादुई हथियार है और इसकी अधिकतम सीमा अभी तक स्पष्ट नहीं है। लेकिन क्यू ने कई बुरी आत्माओं को देखा था, लेकिन उनमें से कोई भी आत्माशोधन ध्वज के भीतर सोई हुई बुरी आत्मा जितनी भयानक नहीं थी। नहीं, आत्मा चुराने वाले काले दानव ने दर्द भरी चीख निकाली। वह आत्मा को शुद्ध करने वाले ध्वज की शक्ति के सामने टिक नहीं सका। जब उसने पाताल लोक के भूत राजा से मुकाबला किया था, उसकी तुलना में ली किंग क्यू अब कहीं अधिक शक्तिशाली है, और यह भी ध्यान देने योग्य है कि आत्मा चुराने वाला काला दानव पाताल लोक के भूत राजा जितना शक्तिशाली नहीं है। आत्माशोधन ध्वज धारण किए हुए ली किंग क्यू ने जब आत्मा चुराने वाले काले दानव को निगल लिया, तो उसकी आकृति चारों किशोरों की निगाहों के सामने आ गई। वे सब अचरज से आंखें फाड़कर देखते रह गए, मानो किसी देवता को देख रहे हों। जल्द ही आत्मा को छीनने वाला काला दानव आत्माशोधन ध्वज के भीतर दब गया। वह भूतों से भरे एक जादुई कलाकृति स्थल पर पहुंचा, जो मानो आकाश में तैर रहा था। चारों ओर देखने पर उसने भूतों को हर दिशा में भागते देखा। वह ये देखकर भयभीत हो गया कि वह हिल नहीं सकता। इस भावना ने उसे भय और बेचैनी से भर दिया। फिर उसकी नज़र दूर स्थित सूर्य पर पड़ी, जिसके भीतर एक रहस्यमय दानव कुंडली मारकर सो रहा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह कांपती हुई आवाज में बुदबुदाया, ये कैसे संभव है? वास्तव में जब ली किंग क्यू ने झंडा नीचे रखा, तो उसने अपने थैले से कुछ सूखा खाना निकाला और उसे जमीन पर रख दिया। फिर उसने बांस के डंडे से हाथ की हड्डी निकाली और उसे अपने थैले में फेंक दिया। इससे पहले कि चारों लड़के लड़कियां कुछ बोल पाते, लेकिन क्यू हवा में उछली और उड़ते हुए अमर प्राणी की तरह धुंध में गायब हो गई। अल्पविराम। आत्मा लोभक काले दानव को वश में करने के बाद लेकिन क्यू पूरी गति से स्वर्गीय पर्वत आत्मा कुंड में वापस उड़ गया। अपने सभी शिष्यों के सामने उसने आत्मा लोभक काले दानव को मुक्त कर दिया, जिससे वे उसे स्पष्ट रूप से देख सकें, और फिर उसे आत्माशोधन ध्वज में वापस रख दिया। किसी को भेजकर मृतक को किंग शियाओ संप्रदाय वापस भिजवा दो। मैं पहले जाकर भूत भगाने की तैयारी करूंगा। ली किंग क्यू ने हुआंग शान को निर्देश दिए, जिसने तुरंत आदेश स्वीकार कर लिया और फिर ली किंग क्यू को जाते हुए देखा। संप्रदाय के नेता फुर्तीले और निर्णायक थे, जिससे उनके शिष्यों में प्रशंसा और आकांक्षा दोनों की भावना जागृत हुई। आत्मा चुराने वाले काले दानव का मनोवैज्ञानिक दबाव कम हो गया, लेकिन वे अब पहले की तरह बेफिक्र नहीं रह सकते थे। जैसे ही दोपहर हुई, ली क्विंग क्यू पहले से ही लिंगजियाओ कोर्टयार्ड में अपनी सीट ले चुका था। उसके सामने झांग यूचुन, झू यान, शेन यू, जू जिन और क्विंग जियाओ जैनरेन बैठे थे। उसने आत्मा चुराने वाले काले दानव के बारे में सारी जानकारी पहले ही बता दी थी, जिससे सभी लोग चुप हो गए थे। अभी भी 15 दुष्ट आत्माएं सक्रिय हैं, जिनमें से सभी क्यूशु की भूमि पर कब्जा करना चाहती हैं। सभी को दबाव महसूस हो रहा था। ये बुरी आत्माएं स्पष्ट रूप से केवल आध्यात्मिक जागरूकता क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा ही नियंत्रित की जा सकती थी, और किंग शियाओ संप्रदाय में वर्तमान में ऐसे केवल 3 विशेषज्ञ थे। लेकिन क्यू ने सीधे कहा, शिष्यों को उन स्थानों की जांच करने के लिए भेजो जहां फूल और पौधे मुरझा गए हैं। याद रखना, जैसे ही तुम उन्हें पालो, तुरंत पीछे हट जाओ और गहराई में मत जाओ। झांग यूचुन और जू जिन ने सिर हिलाया। वे इस मामले को सुलझा लेंगे। महान दानव स्वामी भूतों का वंश स्थापित करना चाहता है, जिससे पूरे 9 प्रांतों में तबाही मचेगी। उसे नष्ट करना ही होगा। हमें पहले से ही युद्ध की तैयारी करनी होगी और 1000 शिष्यों का चयन करना होगा। मैं स्वयं उनका नेतृत्व करते हुए उत्तर की ओर जाऊंगा और महान दानव स्वामी और उसकी भूत सेना का नाश करूंगा। इसके बाद ली किंग क्यू ने आदेश दिया और सभी ने बिना किसी आपत्ति के इसे स्वीकार कर लिया। इस मामले में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। लेकिन क्यू ने उन्हें पहले अपने लोगों को चुनने की अनुमति दी है। वह जियांग झाओशिया और जूनिंग के लौटने का इंतजार करेंगे, उसके बाद ही आगे कोई विचार करेंगे। किसी भी सूरत में किंग शियाओ संप्रदाय के पास आध्यात्मिक जागरूकता क्षेत्र का एक विशेषज्ञ प्रभारी होना चाहिए। इसके बाद के दिनों में दानवों द्वारा स्वर्ग पर्वत आत्मा कुंड पर किए गए हमले की खबर संप्रदाय तक पहुंची। जब शवों को वापस लाया गया, तो पूरा संप्रदाय स्तब्ध रह गया। एक शाम युनकई को ली क्विंग क्यू मिला। संप्रदाय के गुरुजी, यदि आप उत्तर की ओर जा रहे हैं तो मुझे अपने साथ अवश्य ले जाएं। युनकाई ली किंग क्यू के सामने खड़ी होकर गंभीरता से बोली, हालांकि उसका मन उतना शांत नहीं था जितना वह दिख रही थी। इससे पहले उसने बोझाओ और बाकी 2 लोगों को स्वर्गीय पर्वत आत्मा कुंड में जाने की सलाह दी थी, ताकि उन्हें साधना के लिए बेहतर वातावरण मिल सके। हालांकि मृतकों की सूची में बोझाओ के 2 कांस्टेबल भी शामिल थे, जिससे वह बहुत दुखी और दोषी महसूस कर रही थी। लेकिन क्यू को इस मामले की जानकारी पहले ही हो चुकी थी, लेकिन त्यानशान स्पिरिट पूल में जीवित बचे बोझाओ के प्रति उन्होंने कोई विशेष चिंता नहीं दिखाई। उनकी नज़र में ये सभी शिष्य बराबर थे। ठीक है, लेकिन क्यू तुरंत सहमत हो गया। वह जानता था कि अगर उसने युनकाई को बदला लेने का मौका नहीं दिया, तो वह शायद जुनून में डूबी रहेगी। युनकाई ने झुककर विदा ली, जबकि ली किंग क्यू जंगल में अपनी अलौकिक शक्तियों का अभ्यास करता रहा। संप्रदाय के आगामी बड़े पैमाने पर अभियान की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। हालांकि संप्रदाय ने कोई सूचना जारी नहीं की, लेकिन शिष्यों को अपने संपर्कों के माध्यम से पता चला कि यह अभियान बेहद खतरनाक था, और केवल पोषण सार क्षेत्र के 4थे स्तर के शिष्य ही आवेदन करने के पात्र थे, और तब भी स्वीकृति की कोई गारंटी नहीं थी। इससे शिष्यों के बीच काफी चर्चा हुई, क्योंकि वे इस बात को लेकर अनिश्चित थे कि यह संप्रदाय किसे निशाना बना रहा है। इससे कई शक्तिशाली परिवार भी चिंतित हो गए, क्योंकि उन्हें डर था कि इस नाजुक मोड़ पर उनके शिष्य कोई मूर्खतापूर्ण कदम न उठा लें। अभी जून का मध्य चल रहा है। जियांग झाओशिया और जूनिंग आखिरकार लौट आए हैं। दोनों एक साथ लिंग शियाओ प्रांगण में दाखिल हुए। लेकिन क्यू ने शियाओ वुकिंग से लिंग शियाओ की घंटी बजाने को कहा। सभी उच्च अधिकारियों के एकत्रित होने के बाद दोनों ने एकत्रित की गई खुफिया जानकारी का ब्यौरा देना शुरू किया। कांगजू की सीमा पर मेरा सामना एक राक्षस से हुआ। यांगयुआन क्षेत्र में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। वह लोगों को भ्रम में डालने और उन्हें आसपास के वातावरण का बोध कराने में माहिर था।
मैं बड़ी मुश्किल से उसे पीछे हटा पाया, उसे मार नहीं सका। जियांग झाओशिया ने सबसे पहले बात की और जब उन्होंने इस मामले को उठाया तो उनके चेहरे पर गंभीरता का भाव था। उन बुरी आत्माओं का सामना करके ही कोई उनकी भयावहता को जान सकता है। जब भी जियांग झाओशिया इस बारे में सोचती है उसे ली किंगक्यू की याद आती है। मुझे आश्चर्य होता है कि मेरे बड़े भाई ने इतनी आसानी से इतने शक्तिशाली दुष्ट आत्मा का वध कैसे कर लिया। जब सभी ने सुना कि जियांग झाओशिया दुष्ट आत्मा को मारने में असमर्थ है तो शेन यू और यान दाओजोंग सहित सभी ने भौहें चढ़ा लीं। जियांग झाओशिया ने आगे कहा, भूत सैनिकों की बात सच है। एक रात मेरा उनसे सामना हुआ। भूत सेना में 2 अत्यंत शक्तिशाली भूतिया आभाएं होने के कारण मैंने उनसे दूरी बनाए रखी। भोर होते ही वे गायब हो गए। मैंने 1000 से अधिक भूत सैनिकों को देखा है। मुझे नहीं पता कि और भी हैं या नहीं, लेकिन ये भूत सेना पहले से ही हमारे किंग शियाओ संप्रदाय के लिए खतरा है। उसने जूनिंग की ओर देखा क्योंकि ये 2 महत्वपूर्ण जानकारियां थीं जो उसने जुटाई थीं। वह जानना चाहता था कि क्या जूनिंग का भी उस दुष्ट आत्मा से सामना हुआ था। हालांकि दोनों एक ही रास्ते से वापस लौटे, लेकिन रास्ते में उन्होंने 5 से भी कम वाक्य बोले। जूनिंग ने कहा, मेरा सामना 2 दुष्ट आत्माओं से हुआ। दोनों की शक्ति आध्यात्मिक चेतना स्तर के बराबर थी। उनमें से एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी जो धरती को हिला सकती थी और वातावरण को बदल सकती थी। दूसरी बेहद तेज थी जिसके पंजे तलवार की तरह नुकीले थे। मैं केवल अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली दुष्ट आत्मा को ही मार सका, दूसरी बहुत तेज थी और भाग गई। ये सुनकर सभी के चेहरे के भाव बदल गए और वे उसे विस्मय से देखने लगे, जबकि जियांग झाओशिया का चेहरा स्पष्ट रूप से जम गया। अध्याय 252 प्रेतग्रस्त सम्राट। ये सुनकर कि जूनिंग का सामना स्पिरिट दायरे के बराबर 2 दुष्ट आत्माओं से हुआ था और उसने एक को मार डाला और दूसरे से बच निकली, लेकिन क्यों तो चकित रही गई, बाकी लोगों की तो बात ही क्या। सबके चेहरों पर आश्चर्य के भाव होने के बावजूद जूनिंग शांत और उदासीन बनी रही। उसने आगे कहा, इसके अलावा मुझे पता चला है कि वे एक शक्तिशाली दुष्ट आत्मा की पूजा करते हैं जो भूत सैनिकों का स्रोत है। अगर हम उसे ढूंढकर नष्ट कर दें तो यह विपत्ति समाप्त हो जाएगी। लेकिन क्यू ने संतुष्टि भरे भाव से जूनिंग की ओर देखा। आत्ममंथन के माध्यम से उसने जो जानकारी प्राप्त की वह जानकारी जूनिंग ने स्वयं ही खोज निकाली थी। भले ही वह जानकारी उसकी जानकारी जितनी विस्तृत न हो, फिर भी जूनिंग का ऐसा कर पाना काफी उल्लेखनीय था। जियांग झाओशिया ने जूनिंग को देखा और स्वीकार करना पड़ा कि इस बार वह हार गई है। जूनिंग द्वारा दुष्ट आत्माओं का संहार करने की उपलब्धि के बारे में जानने के बाद विभिन्न संप्रदायों के नेताओं पर दबाव काफी कम हो गया। लेकिन क्यू और उनके शिष्यों की मौजूदगी में यह विपत्ति शायद इतनी भयानक न हो। इसके बाद लेकिन क्यू ने महान दानव लुओ की योजना का खुलासा किया, जिससे जूनिंग और जियांग झाओशिया सहित उच्च पदस्थ अधिकारियों का रंग बदल गया। महान दानव लुओ का पता लगते ही किंग शियाओ संप्रदाय हमला करेगा। इस बार हम एकजुट होकर 9 प्रांतों में किसी भी बुरी आत्मा को घुसपैठ करने से रोकेंगे। लेकिन क्यू ने भीड़ पर नजर डाली और फिर उनमें से प्रत्येक को तैयारी के कार्य सौंपे और सभी हॉलों को हरकत में आने के लिए प्रेरित किया। हालांकि मार्शल संप्रदाय ने युद्ध में भाग नहीं लिया, लेकिन उसे गश्त संबंधी अधिक जिम्मेदारियां संभालनी पड़ी, जिस पर यानडाओ संप्रदाय को कोई आपत्ति नहीं थी। यानदाओजों को एहसास हुआ कि भूतों और राक्षसों को धमकाने के लिए उसकी मार्शल आर्ट पर्याप्त नहीं थी, जिससे उसे दबाव महसूस हुआ, एक ऐसा एहसास जो उसने त्यानिक्सुआन पर्वत में पहले कभी अनुभव नहीं किया था। किंग शियाओ संप्रदाय में आने के बाद वह साधारण सा हो गया। यानदाओजों को यह एहसास अच्छा नहीं लगा और उसने फैसला किया कि वह अब से और भी कड़ी मेहनत करेगा। वह ये नहीं मानता कि मार्शल आर्ट अमरता से हीन है, बात सिर्फ इतनी है कि उसके वर्तमान मार्शल आर्ट कौशल उतने उच्च स्तर के नहीं हैं। लेकिन क्यू द्वारा कार्यों का आवंटन समाप्त करने के बाद उसने जूनिंग को वहीं रोक लिया और बाकी लोगों को जाने के लिए कहा। जब आंगन में केवल वे दोनों ही रह गए तो उसने कहा, भूतों को मारने के इस अभियान के लिए मैं तुम्हें संप्रदाय में ही रखने की योजना बना रहा हूँ। जूनिंग तुरंत चिंतित हो गई और कुछ बोलने ही वाली थी कि उसने अपने गुरु को हाथ उठाते हुए ये कहते सुना, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए छोड़ा है क्योंकि तुम सबसे बलवान हो। मुझे तुम्हारे साथ किसी और पर भरोसा नहीं है। उत्तरी सीमा तक का सफर बहुत लंबा है। हमें बुरी आत्माओं द्वारा किंग शियाओ संप्रदाय पर हमले के लिए तैयार रहना होगा। ये सुनकर जूनिंग चुप हो गई। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है गुरुजी, चिंता मत कीजिए, मैं किंग शियाओ संप्रदाय के नष्ट होने से पहले ही मर जाऊंगी। लेकिन क्यू ने उसकी ओर आंखें घुमाते हुए कहा, तुम क्या बकवास कर रही हो? ठीक है, अब तुम जाकर आराम करो। जब तक हमें पुख्ता जानकारी नहीं मिल जाती संप्रदाय कोई कार्रवाई नहीं करेगा। जूनिंग ने सिर हिलाया, फिर झुककर अभिवादन किया और विदा ले ली। लेकिन क्यू तुरंत अपनी गुफा में नहीं लौटे। वे संप्रदाय के आगामी महत्वपूर्ण पाठ के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने संप्रदाय में एक ऐसी भूत प्रेत विद्या को बढ़ावा देने की योजना बनाई थी जिसके लिए ताओ विद्या से संबंधित ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी, ताकि संप्रदाय के शिष्य भूतों और राक्षसों को पहचानने में सक्षम हो सकें। यह मंत्र शास्त्र मंडप से नहीं हो सकता, अन्यथा यह उन शिष्यों के साथ अन्याय होगा जिन्होंने पहले ही इसके लिए त्यागपत्र दे दिया है। उस दिन उन्होंने चूजिंग को बुलाया और दोनों ने मिलकर इस पर चर्चा की। चूजिंग ने भूत विद्या में अपनी प्रतिभा को काफी समय पहले ही पहचान लिया था और उसे इस पर पूरा भरोसा भी हो गया था। हालांकि उसने पाया कि लेकिन क्यू की भूत विद्या की समझ उससे कम नहीं थी, जिससे वह प्रशंसा से भर गया। इस संप्रदाय का नेता सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। अल्पविराम। जून के अंत में किंग शियाओ संप्रदाय भूत प्रेत पहचान तकनीक का अभ्यास शुरू करेगा और सभी शिष्यों के लिए इसका अभ्यास करना अनिवार्य होगा। वे केंद्रीय प्रशिक्षण के लिए साधना कक्ष में जा सकते हैं। शिष्यों ने प्रतिरोध करने में कोई संकोच नहीं दिखाया और वे संप्रदाय के प्रति आभारी भी थे। कई लोगों के विचारों को चुनौती मिली। मार्शल आर्ट संप्रदायों और कुलीन परिवारों में सत्ता में बैठे लोगों को डर था कि उनके अधीनस्थ अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे, जिससे उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्यू उन्हें और अधिक शक्तिशाली बनने के लिए प्रेरित कर रहा था, क्योंकि उसे डर था कि बाहर के भूत प्रेत और राक्षस उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। थोड़े ही समय में क्यू के प्रति शिष्यों की विशाल बहुमत की वफादारी बढ़ गई। इसी दिन डार्क हॉल के शिष्य किन यूचेंग संप्रदाय में वापस लौटे। वे अपना जासूसी मिशन सौंपने जा रहे थे, जो एक दीर्घकालिक मिशन था, लेकिन उन्हें हर साल ये सुनिश्चित करने के लिए लौटना पड़ता था कि उन्होंने संप्रदाय के साथ विश्वासघात नहीं किया है।
केन्यू चेंग जितना अधिक समय किंगशिया संप्रदाय में बिताता गया उतना ही वह किंगशियाओ संप्रदाय में शामिल होने के लिए आभारी होता गया। अब उसे किंगशिया संप्रदाय के प्रति गहरी सहानुभूति महसूस होने लगी। कियू दाहू की महत्वाकांक्षाएं तो बड़ी हैं, लेकिन उनमें क्षमता की कमी है। केन्यू चेंग के अनुसार यदि किंगशिया संप्रदाय को और अधिक समृद्ध होना है तो भविष्य में झाओ जेन जैसे विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति के जन्म से ही उसे वास्तव में सफलता मिल सकती है। किंगशियाओ पर्वत के पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए केन्यू चेंग ने रास्ते में शिष्यों को किसी के बारे में चर्चा करते हुए सुना। हुयान, संप्रदाय के नेता का नवदीक्षित शिष्य, महज 6 महीने के प्रशिक्षण के बाद ही वह पोषण सार क्षेत्र के 4थे स्तर तक पहुंच चुका है। किन्यू चौंक गया। उसे लगा कि हर बार जब वह पहाड़ से नीचे उतरकर वापस आता था तो संप्रदाय एक अद्वितीय प्रतिभा का सृजन करता था। हुयान की साधना गति कुछ ज्यादा ही थी। उसे लगा कि झाओ जैन और जूनिंग शायद उसकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। शुरुआती सदमे के बाद उन्हें गर्व महसूस हुआ। ऐसे संप्रदाय की सेवा करना उनके लिए सम्मान की बात थी। बाद में उसने भूतों और राक्षसों के बारे में सुना और यह भी कि कुछ शिष्यों को उन्होंने मार डाला था। उसने ये भी सुना कि संप्रदाय का नेता उत्तर की ओर एक बड़े पैमाने पर अभियान चलाने की तैयारी कर रहा था, जिससे उसे कुछ खेद हुआ। वह भी ऐसे अभियान में भाग लेना चाहता था क्योंकि किंगशिया संप्रदाय की रक्षा करना बहुत उबाऊ था। जब वह इस बारे में सोच रहा था तभी वह किंगशियाओ पर्वत के उत्तरी किनारे पर पहुंचा और एक भूमिगत महल में प्रवेश किया। ये गुप्त कक्ष है। जिस पर्वतीय वन में अंधकार में कक्ष स्थित है वह एक निश्चित क्षेत्र है। बिना अनुमति के किसी अन्य शिष्य को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। डार्क हॉल में प्रवेश करने के बाद किन्यू चेंग ने पाया कि डार्क हॉल का भूमिगत महल पहले से बड़ा हो गया था और वहां शिष्यों की संख्या भी बढ़ गई थी। हर कमरे में डार्क हॉल के शिष्य या तो साधना कर रहे थे या जासूस के रूप में पकड़े जाने से बचने का अभ्यास कर रहे थे। वह हॉल मास्टर के दरवाजे पर पहुंचा और धीरे से दस्तक दी। अंदर आ जाओ। मोजियूहोंग की आवाज भीतर से आए। किन्यू चेंग ने दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया। उसकी नज़र एक रोशन कमरे पर पड़ी जो कई प्राचीन वस्तुओं से सजा हुआ था और दीवारों पर प्राकृतिक दृश्यों के चित्र टंगे हुए थे। मोजियूहोंग भीतरी कमरे में ध्यान और अभ्यास कर रहे थे। उनके चारों ओर आध्यात्मिक पत्थरों के टुकड़े थे जिनमें 4 बांस के झंडे गड़े हुए थे। आध्यात्मिक ऊर्जा की एक निरंतर धारा उन्हें घेरे हुए थी जिससे उनके वस्त्र फड़फड़ा रहे थे। अब वह पोषण युवान क्षेत्र के 6ठे स्तर पर पहुंच चुका है। किंगशियाओ संप्रदाय में शामिल होने से पहले उसने इतने वर्षों तक साधना की थी और केवल पोषण युवान क्षेत्र के 4थे स्तर तक ही पहुंच पाया था। इससे स्पष्ट है कि ली किंगकियू द्वारा साधना में लगाया गया संसाधन किसी भी तरह से कम नहीं था। आखिरकार मोजियूहोंग डार्क हॉल के प्रमुख हैं और ली किंगकियू को उम्मीद है कि वह अधिक जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं, जिसका अर्थ है कि उनके पास मजबूत साधना की नींव होनी चाहिए। किन्यू चेंग चलकर मोजियूहोंग के पास गया और उसने किंगशिया संप्रदाय की स्थिति की जानकारी दी। किंगशिया संप्रदाय एक साधना संप्रदाय है। यद्यपि यह आकार में छोटा है फिर भी यह एक संभावित खतरा है। इसलिए किन्यू चेंग का मिशन सीधे हॉल मास्टर से संपर्क करना है। किंगशिया संप्रदाय की स्थिति समझाने के बाद भी मोजियूहोंग ने अपनी आंखें नहीं खोलीं। उन्होंने कहा, आपने अच्छा काम किया। आपको उनके विकास में दखल देने की जरूरत नहीं है। उन्हें अपना स्वाभाविक मार्ग अपनाने दीजिए। किन्यू चेंग ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं किंगशिया संप्रदाय के गुरु के साथ बेयुवान घाटी गया था और मुझे पता चला कि बेयुवान घाटी के पास एक पवित्र भूमि का नियंत्रण है। उनके शिष्यों का साधना स्तर किंगशिया संप्रदाय के शिष्यों से कहीं अधिक है। क्या आप किसी को उन पर नजर रखने के लिए भेजना चाहेंगे? मोजियूहोंग ने उत्तर दिया, कोई लंबे समय से इस पर नजर रख रहा है। डार्क हॉल ने आपके द्वारा उल्लिखित पवित्र भूमि की पहले ही जांच कर ली है। आप इस स्थिति से कैसे निपटेंगे? 9 प्रांतों की सारी संपत्ति किंगशियाओ संप्रदाय के अधीन है। किंगशियाओ संप्रदाय ने उन्हें अमरता की साधना करने की अनुमति देकर पहले ही बहुत बड़ी कृपा दिखाई है। मैं उन्हें विचार करने के लिए समय दूंगा। यदि वे किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाते हैं तो बेयुवान घाटी के अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। मोजियूहोंग ने सहजता से बात की, लेकिन किन्यू चेंग को यह बहुत ही दबंगई भरा लगा। क्या संप्रदाय के नेता को इस मामले की जानकारी है? किन्यू चेंग ने सवाल पूछा। वह किन परिवार से था और कुल का सबसे बड़ा पुत्र किन? ये भी संप्रदाय प्रमुख का शिष्य था, इसलिए उसके दिल में संप्रदाय प्रमुख के प्रति निष्ठा थी और डार्क हॉल के प्रति उसका सम्मान गौण था। मोजियूहोंग ने चिढ़कर कहा, क्या संप्रदाय के नेता को इतनी तुच्छ बात की चिंता करने की जरूरत है? क्या इसका मतलब यह है कि संप्रदाय के नेता अब साधना करने में सक्षम नहीं है? किन्यू चेंग ने इस तर्क से सहमति जताई, फिर झुककर विदा ली। अंधेरे हॉल से निकलने के बाद वह अपने महल की ओर चल पड़ा। बहुत सोचने के बाद भी उसे लगा कि उसे संप्रदाय के नेता को यह बताना चाहिए कि यद्यपि मामला वास्तव में मामूली था, लेकिन किंगशियाओ संप्रदाय के अलावा दुनिया में केवल 2 ही अन्य अमर साधना संप्रदाय थे और उसे भविष्य में मुसीबतें खड़ी करने का डर था। अल्पविराम। नानचू प्रांत में प्रांतीय सरकार के मुख्य हॉल में लियू जिंग सिंहासन पर विराजमान थे। हालांकि उन्होंने अजगर की खाल से बना चोगा नहीं पहना था, फिर भी उनका शाही आभास और भी अधिक प्रभावशाली था। वे पुनर्ता सम्राट प्रतीत होते थे। हॉल में दर्जनों नागरिक और सैन्य अधिकारी खड़े थे जो उन्हें देश के विभिन्न हिस्सों की स्थिति की जानकारी दे रहे थे। किंग शियाओमिंग की मदद से लियू जिंग ने आसानी से दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली। उन्हें स्वयं कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। रणनीतिकार, विद्वान और कुशल सेनापति उनके साथ जुड़ते चले गए और विभिन्न राज्यों में युद्ध रेखाएं लगातार आगे बढ़ती रहीं। उन्हें बस लोगों के जीवनयापन का प्रबंधन करना था और सही लोगों को सही पदों पर नियुक्त करना था। तभी कवचाधारी एक सैनिक अंदर आया, सीढ़ियों के सामने एक घुटने पर बैठ गया और अपने हाथ में एक स्क्रॉल पकड़े हुए था। मेरे स्वामी को सूचित किया जाता है कि कांगजोऊ से एक पत्र आया है और यह अत्यंत आवश्यक है। ये सुनकर लियू जिंग ने तुरंत हाथ हिलाया और सीढ़ियों के नीचे एक तरफ खड़ा हिजड़ा तुरंत जाकर वह पांडुलिपि ले आया। उसने पहले उसे खोला और देखा और यह पुष्टि करने के बाद कि उसमें कुछ भी असामान्य नहीं है, वह सीढ़ियों से ऊपर आया और उसे लियू जिंग को सौंप दिया। लियू जिंग ने पत्र को खोला और ध्यानपूर्वक उस अत्यावश्यक पत्र को पढ़ा। कुछ ही देर में उसका चेहरा गंभीर हो गया और हॉल में मौजूद नागरिक और सैन्य अधिकारियों ने उसके चेहरे के भाव में आए बदलाव को देखा और आपस में फुसफुसाने लगे। हालांकि कैंगजोऊ नानचुजोऊ से सबसे दूर है, लेकिन ये ली परिवार के नियंत्रण में है और इसके विलय होने में बस एक कदम की दूरी है।
कैंगजोऊ से आ रहे अत्यावश्यक संदेश संभवतः उत्तरी बर्बरों से संबंधित थे। क्या उत्तरी बर्बर लोग वापसी करने वाले हैं? काफी देर बाद लियूजिंग ने आखिरकार स्क्रॉल नीचे रख दिया, हॉल में मौजूद नागरिक और सैन्य अधिकारियों की ओर देखा और कहा, उत्तरी बर्बरों के साथ कुछ गड़बड़ हो गई है। उत्तरी दरबार के सम्राट पर एक राक्षस का साया पड़ गया है और उत्तरी दरबार में पूरी तरह से अराजकता फैली हुई है और लोग भयानक कष्ट झेल रहे हैं। बुरी आत्माएं। वूश। हॉल में मौजूद हर कोई हैरान था, उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चीजें इस तरह से घटित होंगी। कोई भी खुश नहीं था क्योंकि राक्षस और बुराई जैसे शब्द भयावह लगते थे। एक बूढ़े मंत्री ने जल्दी से पूछा, क्या बुरी आत्माएं दक्षिण की ओर जाएंगी? लियूजिंग ने उत्तर दिया, पत्र में यह भी लिखा था कि बेइजिंग में एक से अधिक दुष्ट आत्माएं हैं। अन्य दुष्ट आत्माएं लोगों में फैल रही हैं और उत्तर के बर्बर लोगों को सताया जा रहा है और उन्हें प्रेत सैनिकों में बदला जा रहा है। उनकी शक्ति दक्षिण की ओर बढ़ रही है और कैंगजोऊ के लिए खतरा बन सकती है। कैंगजोऊ ने मदद मांगने के लिए पत्र लिखा है। हॉल में मौजूद सभी नागरिक और सैन्य अधिकारियों के चेहरे एकदम बदल गए। चून की दुनिया में पहले से ही अमर साधना करने वाले संप्रदाय मौजूद थे, इसलिए भूतों और राक्षसों के प्रकट होने पर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। भूतों और राक्षसों की क्षमताओं के बारे में सोचते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। क्या ऐसा हो सकता है कि उनका शत्रु नश्वर प्राणी से दुष्ट आत्मा में परिवर्तित होने वाला हो? मेरे स्वामी, दुनिया में अभी शांति नहीं है, हमारे पास उत्तरी सीमा पर जाने का समय कैसे हो सकता है? एक जनरल ने घंटी की तरह गूंजती हुई आवाज में कहा और उनके शब्दों ने तुरंत कई नागरिक और सैन्य अधिकारियों का समर्थन प्राप्त कर लिया। लियूजिंग ने भौहें चढ़ाईं, वह इस मामले के बारे में सोच रहा था। लेकिन क्यू ने उसके लिए एक समय सीमा तय की, लेकिन उसे लगा कि चूंकि वह ये पद संभालने जा रहा है, इसलिए वह केवल तात्कालिक मुद्दों के बारे में नहीं सोच सकता। अध्याय 253 वर्ष के अंत में होने वाला युद्ध। जब लियूजिंग इस बारे में सोच ही रही थी, तभी एक सरकारी अधिकारी ने कहा, मालिक, क्या हमें इस बारे में किंगशियाओ संप्रदाय को सूचित करना चाहिए? इस बयान पर तुरंत ही कई नागरिक और सैन्य अधिकारियों की सहमति मिल गई। बुरी आत्माओं से निपटने के लिए अमर साधना करने वाले संप्रदायों से सहायता लेनी चाहिए, अन्यथा केवल उन जैसे साधारण लोगों पर निर्भर रहने से अनगिनत नुकसान हो सकते हैं। लियूजिंग ने व्यंग्य करते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि किंगशियाओ संप्रदाय को इसके बारे में हमसे धीमी गति से पता चला? इस दुनिया में ऐसी कौन सी बात है जो किंगशियाओ संप्रदाय की नजरों से नहीं बच सकती? हॉल में सन्नाटा छा गया, सभी लोग स्तब्ध थे क्योंकि वे जानते थे कि लियूजिंग ने जो कहा वह सच था। किंगशियाओ संप्रदाय के जासूस पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, जिससे लोगों के लिए यह बताना मुश्किल हो जाता है कि यह इसकी विशाल शक्ति के कारण है या इसकी असाधारण क्षमताओं के कारण। लियूजिंग के अधीन एक अधिकारी ने एक बार किंगशियाओ संप्रदाय के बारे में लापरवाही से बयान दिया और यहां तक कि अशांति फैलाने की तैयारी भी की। हालांकि मामला लियूजिंग तक पहुंचने से पहले ही किंगशियाओ संप्रदाय के शिष्यों ने उस अधिकारी की हत्या कर दी। उसके द्वारा छोड़े गए पत्रों से स्पष्ट है कि यह घटना वास्तव में घटी थी। इस घटना के बाद नागरिक और सैन्य अधिकारी जहां भी जाते थे, उन्हें ऐसा लगता था कि उन पर नजर रखी जा रही है, जिससे वे बहुत असहज हो जाते थे। किंगशियाओ संप्रदाय का रवैया चाहे जो भी हो, हमें कार्रवाई करनी होगी और कांगजोऊ की सहायता के लिए तुरंत पहुंचने और शहर पर कब्जा करने की तैयारी करनी होगी। भले ही इसका मतलब दोनों तरफ से हमला झेलना हो, हमें ये करना ही होगा। लियूजिंग ने गहरी आवाज में अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा। नागरिक और सैन्य अधिकारियों ने एक दूसरे की ओर देखा, किसी ने भी खंडन करने की हिम्मत नहीं की। अल्पविराम। महान दानव लुओ से निपटने के लिए लेकिन क्यू ने लगन से साधना शुरू कर दी। उसने आत्मा चुराने वाले काले दानव के असली रूप की यादों के माध्यम से महान दानव की शक्ति के बारे में जाना। महान दानव की शक्ति अन्य दुष्ट आत्माओं से कहीं अधिक थी, लेकिन अभी तक वह उन्हें आसानी से नष्ट करने के स्तर तक नहीं पहुंची थी। लेकिन क्यू इस लड़ाई में निश्चित रूप से जोखिम उठाएगा। लेकिन हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। अगर समय किंगशियाओ संप्रदाय के पक्ष में है तो वह इसे लंबा खींच देगा। हालांकि महान दानव स्वामी की शव दानव आत्मसात करने की गति बहुत तेज है और इसने पहले ही किंगशियाओ संप्रदाय को खतरा पैदा कर दिया है। यदि किंगशियाओ संप्रदाय के कोई भी शिष्य शव दानव में परिवर्तित हो जाते हैं तो यह एक गंभीर समस्या होगी। अधिकांश सच्चे शिष्य भी साधना में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्हें आगामी युद्ध योजनाओं के बारे में कुछ हद तक जानकारी मिल चुकी है और वे चयन के लिए साधना करने के इस अवसर का लाभ उठा रहे हैं। हालांकि दुनिया बहुत विशाल है और महान दानव को ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। सितंबर के मध्य में झाओ जेन और शेन युए ने एक के बाद एक 9वें स्तर पर पोषण युआन क्षेत्र में प्रवेश किया। जिया और जूजिन ने भी तुरंत उनका अनुसरण किया और उनका स्थान ग्रहण करके पोषण युआन क्षेत्र के 8वें स्तर पर रिक्ति को भर दिया। वर्तमान में किंगशियाओ संप्रदाय में 10 से अधिक शिष्य हैं जो पोषण युआन क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंच चुके हैं और 50 से अधिक शिष्य 6ठे स्तर तक पहुंच चुके हैं। कुछ शिष्य ऐसे भी हैं जो बाहर या एकांतवास में हैं और उन्हें अपनी साधना को अद्यतन करने के लिए शाही आत्मा हॉल जाने का समय नहीं मिला है। अगर महान दानव राजा का खतरा न होता तो किंगशियाओ संप्रदाय अधिकतम 10 वर्षों में एक नए चरण में प्रवेश कर चुका होता। दुर्भाग्यवश दुनिया हमेशा सुचारू रूप से नहीं चलती। यह अक्टूबर की शुरुआत है। लिंगशियाओ आंगन के अंदर झांग यूचुन, झूयान और चू जिंगली किंग के सामने बैठे थे और मेज पर खुफिया रिकॉर्ड वाले पत्रों के ढेर लगे हुए थे। ये वाकई अजीब है। अगर दर्जनों मील के दायरे में मुरझाए हुए फूलों और पौधों के निशान होते तो इसे ढूंढना आसान होना चाहिए था। शिष्यों ने पूरे उत्तर में खोजबीन की है, लेकिन उन्हें ऐसी कोई जगह नहीं मिली है। झांग यूचुन ने गहरी आवाज में कहा, उनकी भौहें तन गई थीं। झूयान ने कहा, शायद वह जिस जगह पर है वह बंजर भूमि है या वहां ज्यादा फूल पौधे नहीं हैं, शायद वह किसी शहर में है। लेकिन क्यू सोचने लगी। झूयान की बातें तर्कसंगत लग रही थी, लेकिन उत्तरी सीमा पर इस तरह की जगहें हर जगह थी, इसलिए खोज क्षेत्र को सीमित करना आसान नहीं होगा। उत्तरी सीमा विशाल है और निर्जन भूमि 9 प्रांतों से भी कहीं अधिक बड़ी है। महान दानव स्वामी को खोजना सचमुच भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। आत्मा चुराने वाले काले दानव को भी महान दानव का सटीक स्थान नहीं पता था। महान दानव अन्य दुष्ट आत्माओं से मिलने के लिए मृत शरीर वाले दानवों का उपयोग करना पसंद करता था। महान दानव अन्य दुष्ट आत्माओं से स्पष्ट रूप से भिन्न था, वह नश्वर संसार से बेहद सावधान रहता था। चू जिंग ने अचानक कहा, शायद वे जल्द ही खुद को प्रकट करेंगे।
झांग यूचुन और झुयान ने चू जिंग को हैरानी भरे भावों से देखा। चू जिंग ने आगे कहा, लियू जिंग ने उत्तर की ओर सेना भेज दी है और मार्शल आर्ट में निपुण सैनिकों की एक बड़ी संख्या एकत्रित हो गई है। महान दानव लुओ के लिए ये जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है। जीवन में जो जितना शक्तिशाली होता है, शव दानव बनने के बाद उतना ही शक्तिशाली हो जाता है। यदि वह साधारण लोगों की तलाश करता रहा तो इस भूत सेना की युद्ध शक्ति शायद पर्याप्त न हो। उसे यह बात अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए। ये सुनकर झांग यूचुन और झुयान के चेहरे के भाव बदल गए। क्या चू जिंग लियू जिंग की कुलीन सेना को चारा के रूप में इस्तेमाल कर रहा है? क्या ये कुछ ज्यादा ही जोखिम भरा नहीं है? लेकिन क्यू ने पूछा, लियू जिंग की सेना कैंगजोउ से कितनी दूर है? चू जिंग ने उत्तर दिया, यात्रा को देखते हुए मुझे लगता है कि मैं साल के अंत से पहले कांगजोउ प्रांत पहुंच जाऊंगी। वर्ष के अंत में। लेकिन क्यू ने आकाश की ओर देखा, जहां काले बादलों ने पहले ही आकाश को ढक लिया था। झांग यूचुन और झुयान ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों समझ गए कि साल के अंत में एक बड़ा युद्ध होने वाला है। अल्पविराम। जियांग पीक पर एक आंगन में हुयान और दुवान जियाओजुआन एक दूसरे के सामने बैठे थे और दुवान जियाओजुआन ने उनके लिए चाय डाली। मैंने सुना है कि वह संप्रदाय कुछ बड़े कदम उठा रहा है, क्या तुम उनके साथ जाओगी? दुवान शियाओजुआन ने उत्सुकता से पूछा। किसी संप्रदाय के नेता द्वारा व्यक्तिगत रूप से संचालित इतने बड़े अभियान की परवाह कौन नहीं कर सकता? हालांकि इस बड़े अभियान के विशिष्ट विवरण प्रसारित नहीं किए गए हैं, जिससे ये स्पष्ट नहीं है कि यह अच्छी बात है या बुरी बात, लेकिन दुवान शियाओजुआन को लगा कि यह सबसे अधिक संभावना एक बुरी बात है। हुयान ने उत्तर दिया, मैंने अपने गुरु से भी पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अभी बहुत छोटी हूं और मुझे 10 साल बाद संप्रदाय की जिम्मेदारियां संभालनी चाहिए, अभी नहीं। उन्होंने मुझे केवल अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। दुवान शियाओजुआन ने कहा, पंथ के नेता सचमुच दूरदर्शी हैं। उनके मार्गदर्शन में साधना करना बहुत सहज होगा, है ना? हुयान ने कुछ देर सोचा। दरअसल ज्यादातर समय जिया ही उसे सिखा रहा था, लेकिन क्यू उसे जादू की साधना में मार्गदर्शन देने वाला था, लेकिन फिर उसने सोचा कि साधना के सारे संसाधन उसे ली किंग क्यू से ही मिल रहे थे। जिया उसे इसलिए सिखा पा रहा था क्योंकि उसे भी ली किंग क्यू ने ही सिखाया और पाला पोसा था। ये वाकई बहुत सहज रहा। गुरुजी बहुत अच्छे शिक्षक हैं, हुयान ने मुस्कुराते हुए कहा। दुवान शियाओजुआन ने उदास चेहरे से कहा, वरिष्ठ बहन जू के साथ मेरी साधना इतनी सहज नहीं रही। हालांकि उन्होंने मुझे दोष नहीं दिया, फिर भी मुझे हमेशा लगता है कि मैं उनका समय बर्बाद कर रही हूँ। हुयान ने उसे दिलासा देते हुए कहा, बड़ी बहन सीधी सादी इंसान है। अगर उन्हें तुमसे कोई समस्या होती तो वो कभी छुपाती नहीं। चूंकि उन्हें कोई समस्या नहीं है, इसका मतलब है कि उन्हें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। उन्हें बस इतना लगता है कि साधना में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर दुवान शियाओजुआन के चेहरे के भाव सुधर गए और वह मुस्कुरा उठी। दोनों ने अपने भविष्य के बारे में बातें की और हंसे। उसकी मुस्कान देखकर हुयान अचानक थोड़ा घबरा गया। बचपन के अनुभवों ने उसे दुर्भाग्यशाली महसूस कराया है और वह लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने से डरता है क्योंकि वह उन्हें खोना नहीं चाहता। हालांकि उसे अपने गुरु के शब्द याद थे, जो ये थे कि हमेशा आशा रखनी चाहिए, क्योंकि निराश रहने से कुछ भी नहीं बदलेगा और केवल पीड़ा ही होगी। हुयान ने इन विचलित करने वाले विचारों से बचने की पूरी कोशिश की। संप्रदाय के मामलों पर चर्चा करने के बाद उन्होंने अपने साधना अनुभवों का आदान प्रदान करना शुरू किया। ये दोनों तो बस एक छोटा सा उदाहरण है। किंग शियाओ संप्रदाय में कई अन्य शिष्य भी हैं जो आगामी बड़े अभियान पर ध्यान दे रहे हैं और इसलिए अपने बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। अल्पविराम। दिसंबर के मध्य में शीतकालीन हिमपात हुआ। यूलिंग हॉल के शिष्य विभिन्न चोटियों और प्रांगणों की यात्रा करने लगे और एक एक करके शिष्यों को अगली सुबह किंग शियाओ पर्वत द्वार के सामने इकट्ठा होने के लिए बुलाया गया। लेकिन क्यू चट्टान पर खड़े होकर नीचे फैले विशाल सफेद बर्फ के मैदान को देख रहे थे। उनकी निगाहें शिष्यों को बर्फ की धुंध के पीछे भागते हुए देख सकती थीं। इस दौरान उन्होंने साधना करने के लिए भी कड़ी मेहनत की, संप्रदाय की कई बेहतरीन आध्यात्मिक ऊर्जा गोलियों का उपयोग किया और अंततः उनकी साधना आध्यात्मिक जागरूकता क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंच गई। उत्तर की यह यात्रा निश्चित रूप से आसान नहीं होगी, लेकिन क्यू को लगता है कि इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। इतने वर्षों के विकास के बाद अब किंग शियाओ संप्रदाय के लिए एक परीक्षा का समय आ गया है। उस शाम क्यू ने शुवानशिन हॉल में एक बैठक बुलाई। संप्रदाय के सभी वरिष्ठ और उच्च पदस्थ अधिकारी तुरंत वहां पहुंच गए। उन्होंने घोषणा की कि उनके जाने के बाद जूनिंग और झांग यूचुन संयुक्त रूप से संप्रदाय के मामलों का प्रबंधन करेंगे और इस अभियान का उद्देश्य भी समझाया। ये सुनकर कि उत्तरी सीमांत के राक्षस एक भूत वंश की स्थापना करने की योजना बना रहे हैं, हॉल में मौजूद सभी लोग आक्रोशित हो गए। अंततः उन्हें समझ में आ गया कि संप्रदाय के नेता ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया था और साथ ही वे बहुत चिंतित भी महसूस करने लगे। लेकिन क्यू ने अपने संप्रदाय के शिष्यों को भूत प्रेत का पता लगाने की कला का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस मामले का खुलासा किया। हालांकि उनके शिष्य साधना के मार्ग पर चल पड़े हैं, फिर भी उनकी कल्पना के अनुसार साधकों की संख्या में कमी है। इसमें शिष्यों की कोई गलती नहीं है, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि किंग शियाओ संप्रदाय अभी भी विकास और अन्वेषण के दौर से गुजर रहा है। लेकिन क्यू को महान दानव लुओ के जासूसों से डर नहीं था। चूजिंग प्रतिदिन विभिन्न चोटियों पर घूमता था और उसे किसी भी अजीब भूत की उपस्थिति का एहसास नहीं हुआ। आज रात कई लोगों को नींद आने में परेशानी होगी। अगली सुबह तड़के लेकिन क्यू तियानहोंग तलवार को पहाड़ से नीचे ले जा रहा था और जिनलांग उसके कंधे पर बैठा हुआ था। जैसे ही वह लिंग शियाओ आंगन में दाखिल हुआ, जियांग झाओशिया, झाओ जैन, शेन यू, यांडाओ संप्रदाय, जिया, तीनों शियाओ भाई, युनकाय और अन्य लोग एक एक करके उठे और उसके पीछे आंगन से बाहर चले गए। जैसे जैसे वे पहाड़ से नीचे उतरते गए, विभिन्न अकादमियों के सच्चे शिष्य एक के बाद एक उनके पीछे चलते गए और ली किंग क्यू के पीछे लोगों की संख्या बढ़ती ही गई। लियांग, जू जिन, हानलैंग, लुकिंग, गुचांगपिंग, जू जुन्यांग, यांग चेंगयू और मैजिक टूर्नामेंट की पहली लड़ाई के अन्य शीर्ष 10 प्रतियोगी भी मौजूद हैं। 19 वर्षीय जियान डू भी वहां पहुंच गया। वह पोषण सार क्षेत्र के 6ठे स्तर पर पहुंच चुका था। लेकिन क्यू ने बाइनिंग एयर को चुना, इस उम्मीद में कि बाइनिंग एयर का भाग्यशाली भाग्य उनके लिए सौभाग्य लेकर आएगा।
29 वर्षीय बाइनिंग ए भी पोषण युवान क्षेत्र के छठे स्तर की साधना रखती थी। इस बार ली किंगक्यू अपने अपने संप्रदायों के सभी अभिजात वर्ग के लोगों को साथ लेकर आए थे। झांगपिंग चट्टान पर खड़ा था, नीचे संप्रदाय के कुलीन सदस्यों को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक जटिल भाव था। अपनी किस्मत बदलने में सफल होने के बाद से उनकी साधना का स्तर लगातार बढ़ रहा है और अब वे पोषण युवान क्षेत्र के 7वें स्तर पर पहुंच चुके हैं। उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ने लगी है। ये सुनकर कि वह पंथ एक बड़े अभियान की योजना बना रहा है, वह शुरू में चिंतित था कि उसे ही चुना जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब संप्रदाय के नेता की आकृति को देखकर उसे अपराधबोध का अनुभव हुआ। उसका अपराधबोध उसकी कायरता के बारे में नहीं, बल्कि उसकी शक्तिहीनता के बारे में था। यदि वह आध्यात्मिक चेतना के स्तर तक पहुंच चुका होता तो वह निश्चित रूप से इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेता। उसने ली किंगक्यू के पीछे खड़ी जियांग झाओशिया, झाओ जैन, जिया, लियांग और अन्य लोगों को देखा। वे सब इतने जोश से भरे हुए थे मानो किसी कहानी के नायक हों, जबकि वह महज एक सहायक किरदार था जो केवल उनकी प्रशंसा कर सकता था। लेकिन किंगक्यू अपने आदमियों को लेकर पहाड़ से नीचे उतरे और उनके पीछे की प्रभावशाली पंक्ति ने रास्ते में मौजूद शिष्यों को चकित कर दिया। संप्रदाय का नेता भूतों का सफाया करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। जब ली किंगक्यू और उनका समूह पर्वत की तलहटी में पहुंचा तो सैकड़ों सच्चे शिष्य पहले से ही पर्वत द्वार के सामने एकत्रित थे। ली किंगक्यू को देखते ही सभी ने अभिवादन में अपने हाथ ऊपर उठा लिए, जिससे एक शानदार दृश्य बन गया। उपस्थित लोगों में सबसे निम्न साधना स्तर पोषण युवान क्षेत्र का चौथा स्तर था। कल प्रशिक्षण हॉल में उन्हें विभिन्न प्रकार की गोलियां भी बांटी गईं, जिससे सभी को काफी आत्मविश्वास महसूस हुआ। जब उन्होंने ली किंगक्यू के पीछे अपने संप्रदायों के प्रमुख व्यक्तियों को देखा तो वे सभी उत्साह से भर उठे। ये युद्ध संप्रदाय के इतिहास में दर्ज होने वाला था और वे भविष्य में इसका उपयोग अपनी श्रेष्ठता का बखान करने के लिए कर सकते थे। लेकिन किंगक्यू रुक गया और उसके पीछे के शिष्य उसके चारों ओर घूमकर अग्रिम पंक्ति में शामिल हो गए। अपने सामने खड़े शिष्यों को देखकर ली किंगक्यू को गर्व का अनुभव हुआ। ये वही शिष्य थे जिन्हें उन्होंने 18 वर्षों तक प्रशिक्षित किया था। इन लोगों के अलावा कई अन्य प्रतिभाशाली लोग भी थे जो इस संप्रदाय में रहे और खूब तरक्की की। अध्याय 254 जाल। अभियान पर निकले सभी शिष्यों के एकत्रित हो जाने के बाद ली किंगक्यू ने उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कहा। कुछ दिन पहले ही संप्रदाय ने प्रत्येक दल के लिए 10-10 नेता नियुक्त कर दिए थे। वे एक एक करके आगे आए और शिष्यों के आगमन की सूचना ली किंगक्यू को दी। सभी के आने की पुष्टि करने के बाद ली किंगक्यू ने कहा, चलो चलें। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया उसने अपनी दिव्य इंद्रधनुषी तलवार निकाली और आकाश में छलांग लगा दी, जबकि अन्य लोगों ने भी अपनी अपनी निर्मल आकाश की तलवारें निकाली और उसका अनुसरण किया। हजारों शिष्यों को तलवारों पर उड़ते हुए देखना अद्भुत दृश्य था। वे विस्मयकारी गति के साथ पहाड़ों के बीच बर्फ और कोहरे को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में चट्टानों पर खड़े शिष्य बादलों के बीच से गुजरती हुई आकृतियों को देखकर बहुत उत्साहित थे। वाह, ये तो बहुत जल्दी हो गया। मैंने सुना है कि इस अभियान में शामिल सभी लोग सच्चे शिष्य हैं। इस संप्रदाय की स्थापना के बाद से यह अभियान सबसे बड़े पैमाने पर चलाया गया अभियान है। किंगशियाओ संप्रदाय में शामिल होने से पहले मैंने सुना था कि संप्रदाय के नेता ने अपने शिष्यों को पहाड़ों से नीचे ले जाकर राक्षसों का नाश किया था। अब मैंने स्वयं ऐसा चमत्कार देखा है। अफसोस की बात है कि मेरी साधना अपर्याप्त है। अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं और भी अधिक मेहनत से साधना करता। मुझे आश्चर्य होता है कि किस प्रकार की बुरी आत्मा इतने सारे लोगों को इसके खिलाफ लड़ने के लिए आकर्षित कर सकती है। देखो, ये सीनियर ब्रदर जियांडू हैं, वो भी गए हैं। अल्पविराम। तेज हवा और बर्फ के बीच उड़ते हुए, लेकिन किंगक्यू की गति बहुत तेज नहीं थी, मुख्य रूप से शिष्यों की ऊर्जा का ध्यान रखते हुए। कांगजोऊ की यात्रा छोटी नहीं थी और वहां तक उड़कर जाना असंभव था। उन्हें बार बार रुकना और उड़ना पड़ेगा। साल के अंत तक अभी आधा महीना बाकी था, जो उनके पहुंचने के लिए पर्याप्त समय होगा। जियांग झाओशिया और शेन युएफेई उसके पीछे खड़ी थी, देखने में शांत लग रही थी, लेकिन उनके दिल भी उत्साह से धड़क रहे थे। वे पहले भी मिशन पर जा चुके हैं, लेकिन ये पहली बार है जब उन्होंने इस तरह का भव्य प्रदर्शन देखा है। उनके पीछे मौजूद अपार ऊर्जा ने उन्हें असीम आत्मविश्वास प्रदान किया। अतीत में वे हमेशा महसूस करते थे कि वे संप्रदाय के शिष्यों की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन अब इतने सारे शिष्यों के साथ मिशन पर जाने से उन्हें बोझ महसूस नहीं होता था, बल्कि असीम साहस और आशा से भर जाता था। वे पहले से ही इतने सारे शिष्यों को राक्षसी सेना के खिलाफ युद्ध में नेतृत्व करने के दृश्य की कल्पना कर रहे थे। अगर वे ऐसे थे तो कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि अन्य शिष्य कैसे रहे होंगे। शिष्यों को लंबे समय से पता था कि इस संप्रदाय में कई शिष्य, विशेषज्ञ और प्रतिभाशाली लोग हैं, लेकिन वास्तव में हजारों सच्चे शिष्यों को इकट्ठा करके तलवारों पर उड़ने का अनुभव बिल्कुल अलग था। चौंकाने वाली बात, उत्साहित चारों ओर तलवारों पर सवार आकृतियां उड़ रही थी और एकत्रित ऊर्जा इतनी विशाल थी कि सबसे प्रतिभाशाली शिष्यों को भी अपनी ऊर्जा कुछ खास नहीं लगी। ऐसी परिस्थितियों में उन्हें अपने संप्रदाय के लिए प्रबल आशा और गर्व का भाव महसूस हुआ। युनगाई भीड़ के बीच उड़ती हुई सबसे आगे खड़ी ली किंगक्यू को प्रशंसा भरी निगाहों से देख रही थी। शक्तिशाली किंगशियाओ संप्रदाय की स्थापना ली किंगक्यू ने की थी। भला ऐसे ली किंगक्यू के प्रति शिष्य श्रद्धा और कट्टरता से क्यों न अभिभूत हों। ली किंगक्यू को अपने पीछे से आ रही निगाहों का एहसास हो गया। उसने कहा, 10 शिष्यों को निर्देश दें कि वे अब तक एकत्रित की गई दुष्ट आत्माओं के बारे में जानकारी प्रत्येक शिष्य तक पहुंचाएं। ली किंगक्यू द्वारा सेना के प्रमुख शिष्यों को अस्थायी रूप से युद्ध में टीम का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया था। 1000 शिष्यों के लिए एक साथ आगे बढ़ना असंभव था। ली किंगक्यू की दृष्टि में वह भविष्य में अपने शिष्यों की क्षमताओं के आधार पर उचित जोड़ियां बनाएगा। हर शिष्य भूत प्रेत विद्या या उपचार विद्या में कुशल नहीं होता, इसलिए विभिन्न मंत्रों में निपुण शिष्यों को एक साथ लाने से बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। हाँ, शाओ वुकिंग तुरंत मुड़ा और संप्रदाय के नेता का आदेश देने के लिए आदेशों का प्रभार संभाल रहे 10 शिष्यों की ओर उड़ गया। अल्पविराम। बर्फ से ढके बंजर इलाके में बड़ी संख्या में सैनिक हवा और बर्फ के विपरीत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। किन्ये घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ रहा था। उसके हाथ में एक सुनहरा डंडा था जो बर्फ में चमक रहा था। उसका चेहरा गंभीर था और उसकी आंखें तेज थीं। वर्षों के संघर्ष ने उसके भोलेपन को दूर कर दिया है और उसे एक सच्चे पुरुष में बदल दिया है। 30 वर्ष की आयु में ही वह लियू जिंग के सैन्य जनरलों के प्रमुख बन चुके थे और तीनों सेनाओं की कमान संभाल रहे थे।
इस बार उन्होंने 300,000 सैनिकों का नेतृत्व करते हुए उत्तर की ओर आक्रमण किया। उनके बगल में उनसे आधे घोड़े की दूरी पर एक युवा जनरल ली युजोंग थे। भला लिए हुए ली युजोंग दिखने में आकर्षक थे और उनके भारी चांदी के कवच ने उन्हें किन्ये से भी अधिक आकर्षक बना दिया था। किन्ये के पीछे दूसरी ओर साधारण कवच पहने जिया गुआंग नाम का एक रणनीतिकार चल रहा था। उसने आगे देखा, अपनी दाढ़ी सहलाए और मुस्कुराते हुए कहा, कई महीनों तक दिन रात यात्रा करने के बाद हम आखिरकार कांगजोउ पहुंच गए हैं। इस उत्तरी क्षेत्र का नज़ारा सचमुच वीरान है। मुझे तो दक्षिणी चू के पहाड़, नदियां और गलियां ज्यादा पसंद हैं। किन्ये ने उत्तर दिया, हम कांगजोउ घूमने नहीं आए हैं। कांगजोउ में कदम रखते ही हमें पूरी तरह सतर्क और सावधान रहना होगा। कुछ ही महीनों में उत्तरी बर्बरों के राक्षस और दानव कांगजोउ पर आक्रमण कर सकते हैं। ये सुनकर जिया गुआंग ने पूछा, महाराज, आप किंगशियाओ संप्रदाय के गुरु के शिष्य हैं, इसलिए आपने भूतों और राक्षसों से निपटने के तरीकों का अभ्यास जरूर किया होगा, है ना? जब ली युजोंग ने किंगशियाओ संप्रदाय का जिक्र सुना तो वह ध्यान से सुनने लगा। ली युजोंग ने अपने बेटे के भविष्य के लिए और साथ ही उनकी सुरक्षा के लिए अपनी पत्नी और बच्चों के लिए किंगशियाओमेन में काम करने की व्यवस्था पहले ही कर ली है। वास्तव में वह भी अमृतत्व प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखता था और उसने ये भी विचार किया था कि अराजकता समाप्त होने के बाद उसे अमृतत्व प्राप्त करने के लिए किंगशियाओ संप्रदाय जाना चाहिए या नहीं। किंगशियाओ संप्रदाय के पास स्वाभाविक रूप से भूतों और राक्षसों से निपटने के तरीके हैं, लेकिन मैंने कभी उनका अभ्यास नहीं किया है, किन्ये ने उत्तर दिया। इतने सालों तक पहाड़ से दूर रहने के कारण उसे वास्तव में संप्रदाय में बिताए अपने दिनों की याद आती थी, लेकिन वह वापस जाने से थोड़ा डरता भी था। इन वर्षों में उनका कभी कभार किंगशियाओ संप्रदाय के शिष्यों से सामना होता रहता था। संप्रदाय के नेता के दूसरे शिष्य होने के नाते स्वाभाविक रूप से उन्हें इन शिष्यों के साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ता था। इन्हीं शिष्यों के माध्यम से उन्होंने संप्रदाय के विकास के बारे में भी जाना। किंगजियाओ संप्रदाय के तीव्र विकास ने उसे चौंका दिया। उसे ये भी महसूस हुआ कि वह जो कर रहा है वह उसके गुरु की तुलना में अर्थहीन, सती और बचकाना है। उसे ये भी लगा कि वह अब संप्रदाय की प्रगति के साथ तालमेल नहीं रख सकता, क्योंकि बहुत से शिष्य उससे आगे निकल चुके थे। किन्ये के विचार भटकने लगे और जिया गुआंग ये सुनकर कि वह भूत भगाने की कला नहीं जानता, वह भी चुप हो गया। जिया गुआंग की अंतरात्मा ने उसे बताया कि उत्तर की यह यात्रा संभवतः बुरे अंजाम पर समाप्त होगी। ली युजोंग किन्ये से किंगशियाओ संप्रदाय के बारे में और अधिक जानना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बारे में बात कैसे शुरू करे। दोनों के बीच अच्छे संबंध नहीं थे और वे गुप्त रूप से एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा भी करते थे। हालांकि निजी तौर पर दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे और उनकी प्रतिस्पर्धा निष्पक्ष थी, उसमें कोई छल कपट नहीं था। उनके पीछे चल रही 300,000 सैनिकों की सेना खामोशी से आगे बढ़ रही थी। वर्षों के युद्ध ने उन्हें इस बात से बेपरवाह बना दिया था कि वे कहाँ जा रहे हैं। वे केवल कल तक जीवित रहने के बारे में सोच रहे थे। हवा और बर्फबारी तेज होती गई और आगे का रास्ता तेजी से धुंधला होता गया। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, किन्ये ने अचानक आगे एक डगमगाती हुई आकृति देखी। ली युजोंग ने भी ये देखा और उसने तुरंत अपने हाथ में मौजूद भले को कसकर पकड़ लिया। हालांकि उसके पीछे 300,000 सैनिकों की सेना थी, फिर भी जंगल में किसी अकेले यात्री से सामना होने पर उसे सावधान रहना पड़ा। इस दुनिया में लोगों के दिलों को समझना बहुत मुश्किल है। जैसे जैसे वह व्यक्ति करीब आता गया, जिया गुआंग को भी महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वहां कौन जाएगा? जिया गुआंग ने पूछा। जो कोई भी सेना की ओर मार्च करने का साहस करता है वह साधारण होना चाहिए, उसके पास मांगने के लिए कुछ होना चाहिए या योजना बनाने के लिए कुछ होना चाहिए। अराजकता के समय में सेना से मदद मांगने की हिम्मत कौन करता है? 10 में से 9 बार ये दूसरा वाला ही होता है। उस व्यक्ति ने जिया गुआंग के सवाल का जवाब नहीं दिया और उनकी ओर चलता रहा। किन्ये ने रुकने का आदेश नहीं दिया। भला एक व्यक्ति 300,000 सैनिकों को कैसे डरा सकता था? लेकिन किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए उसने अपने चाबुक को झटका दिया, अपने घोड़े को अपनी गति तेज करने और आगे निकलने के लिए प्रेरित किया। ली युजोंग तुरंत उनके पीछे पीछे आया और उसने भले पर अपनी पकड़ बदल ली, किसी भी क्षण युद्ध के लिए तैयार। जैसे जैसे वे करीब आते गए, किन्ये और उसके साथी को आखिरकार वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। वह अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसने फटे पुराने कपड़े पहने थे, उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके पैर अजीबोगरीब स्थिति में थे, उसके हाथ पंजों की तरह मुड़े हुए थे, उसका सिर एक तरफ झुका हुआ था, उसका चेहरा पीला था, उसकी आंखें बेजान थीं और उसके मुंह से काला खून टपक रहा था। उस व्यक्ति की विचित्र शक्ल देखकर किन्ये और उसके साथी यह कैसे नहीं समझ पाते कि वह अब इंसान नहीं रहा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की निगाहें किन्ये से मिलीं और उसका चेहरा अचानक उग्र हो गया, जैसे ही वह सीधे किन्ये और उसके साथी पर झपटा। अल्पविराम। किंगजियाओ पर्वत से शुरू होकर हम दिन में तलवारों पर सवार होकर उड़ते रहे और रात में आराम करते हुए ऊर्जा जुटाते रहे। हमें कैंगजोउ पहुंचने में कुल 6 दिन लगे। कैंगजोउ में प्रवेश करने के बाद ली क्विनक्यू धीमा हो गया और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए जियांग झाओक्सिया को भेजा। जियांग झाओक्सिया ने जल्दी ही लियू जिंग की सेना की गतिविधियों का पता लगा लिया, इसलिए ली क्विनक्यू ने कई दर्जन मील की दूरी बनाए रखी और लियू जिंग की सेना का पीछा किया। 4 दिन और बीत चुके हैं। जैसे ही रात हुई, ली क्विनक्यू अपने शिष्यों को बर्फ के मैदान पर रोककर बैठ गए। शिष्य एक दूसरे से सटे हुए नहीं थे। शेन युए, झाओ जैन, जिया, लियांग और जू जिन अलग अलग दिशाओं में किनारों पर स्थित थे। लेकिन क्यू आग के सामने पालथी मारकर बैठा था। जिनलांग उसके बगल में तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था और युनकाई से देखते हुए अपनी आंतरिक ऊर्जा एकत्रित कर रही थी। नांगोंग ई अचानक जमीन से प्रकट हुई और ली क्विनक्यू के पास आकर फुसफुसाते हुए बोली, गुरुजी, हमें 2 और शव मिले हैं, बिल्कुल पिछले शव राक्षसों की तरह। कैंगजोउ क्षेत्र में प्रवेश करते ही उन्होंने लाश राक्षसों द्वारा मचाए गए उत्पात को देखा। एक अकेला लाश राक्षस पूरे गांव को तहस नहस कर सकता था। मारे गए लाश राक्षसों के अलावा उन्हें लाश राक्षसों के शव भी मिले। ली क्विनक्यू ने अनुमान लगाया कि किन्ये इसके लिए जिम्मेदार था। ली क्विनक्यू ने उत्तर दिया, आपको आराम करना चाहिए। नांगोंगी ने सिर हिलाया और फिर उसके शरीर में प्रवेश कर गया। पोषण युआन क्षेत्र के 6ठे स्तर पर मौजूद युनकाई भूतों को देख सकती थी। उसने नांगोंगी की बातें भी सुनी। उसने ली क्विनक्यू की ओर देखकर पूछा, संप्रदाय के गुरु, वे शव भूत बहुत शक्तिशाली नहीं लगते?
वे मार्शल आर्ट की दुनिया में केवल पहले या दूसरे स्तर पर हैं। सेना उन्हें दबाने में सक्षम होनी चाहिए, है ना? ली केंगक्यू ने जवाब दिया, ये तो बस भेस बदले हुए किसान और शिकारी हैं। ये हम लोगों को 10-20 साल के मार्शल आर्ट प्रशिक्षण से अर्जित शक्ति दे सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यह काफ़ी बड़ा खतरा है? युनकाई ने आगे कहा, मैंने उनके दिलों से एक अजीब जहरीली शक्ति निकलते हुए देखी। क्या आपको लगता है कि यही पिशाचों की घातक कमजोरी है? ये सुनकर ली केंगक्यू ने अपनी आंखें खोली और आश्चर्यचकित रह गया कि युनकाई की असंख्य नियमों वाली आंखों का इतना चमत्कारी प्रभाव था। बहुत बढ़िया, अगर तुम्हें कुछ और पता चले तो मुझे बता देना, ली केंगक्यू ने तारीफ की। फिर शियाओ वुकिंग को इशारा करके इसके बारे में बताया। जिम्मेदार शिष्यों से कहो कि जब उनका सामना लाश राक्षसों से हो तो वे उनके दिलों में छुरा घोंप कर देख सकते हैं कि क्या ये कमजोरी मानी जाती है। हाँ, शियाओ वुकिंग ने तुरंत आदेश स्वीकार किया और वहां से चला गया। सामान्य पिशाचों से निपटने के लिए उन्हें 8 टुकड़ों में काट देना ही काफी है, लेकिन अगर आपका सामना किसी शक्तिशाली पिशाच से होता है तो ऐसा करना इतना आसान नहीं होता। युनकाई ये देखकर प्रसन्न हुई कि ली केंगक्यू उसकी सलाह मानने को तैयार थी। हालांकि वह ली केंगक्यू के करीब थी, लेकिन उसके पास इतने महत्वपूर्ण मामले को संभालने की योग्यता नहीं थी और उसे चिंता थी कि उसके शब्दों का कोई खास महत्व नहीं होगा। बादलों ने ली केंगक्यू को परेशान करना बंद कर दिया और उन्होंने अपनी साधना जारी रखी। कुछ समय बाद जियांग झाओशिया आकाश से उतरी और ली केंगक्यू के बगल में आकर फुसफुसाते हुए बोली, इस प्रांत में कुछ गड़बड़ है। यह शायद लियू जिंग की सेना के लिए बिछाया गया जाल है। अध्याय 255 अंधेरे में हत्या का इरादा। मुझे विस्तार से बताएं। ली केंगक्यू ने जियांग झाओक्सिया को देखा, बोला और जियांग झाओक्सिया को बैठने का इशारा किया। जियांग झाओशिया ली केंगक्यू के बगल में बैठ गई और उसने जो कुछ देखा और सुना था उसे बताना शुरू कर दिया। उसने गौर किया कि प्रांत की सुरक्षा में ज्यादा सैनिक तैनात नहीं थे और सभी तनावग्रस्त दिख रहे थे। शहर के लोग अपने दरवाजे कसकर बंद रखते थे और रात में बिल्कुल भी रोशनी नहीं होती थी, जिससे वह एक निर्जन शहर जैसा लगता था। बेइटिंग के सम्राट पर किसी दानव का साया है, शायद कांगजोउ प्रांत में भी ऐसा ही हो रहा है, जियांग झाओशिया ने ठंडे भाव से कहा। वह इस ऑपरेशन में जूनिंग से भी अधिक प्रभावशाली परिणाम हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। बेशक उसने अपने अहंकार के लिए स्वेच्छा से कोई कार्य नहीं किया, वह संप्रदाय की योजनाओं को प्रभावित नहीं कर सकता था, न ही वह अपने बड़े भाई के लिए कमजोरी बन सकता था। ये सुनकर ली केंगक्यू को लगा कि उसका अनुमान शायद सही था। महान दानव स्वामी का लक्ष्य प्रतिशोध है। उत्तर में दानवों का लोक है, पश्चिम में नीले ड्रैगन का साम्राज्य है और पूर्व में असीम सागर है। उसके लिए दक्षिण सबसे कमजोर स्थान है और वह स्थान भी जहां उसे भूतों का राजवंश स्थापित करने में सबसे अधिक सहायता मिल सकती है। उसे एक शक्तिशाली भूत सेना की आवश्यकता है। कागजी तौर पर महान दानव स्वामी का पक्ष अधिक शक्तिशाली है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसमें अधिक आत्मविश्वास है और वह जोखिम उठाने की हिम्मत रखता है। ये लड़ाई पहले की लड़ाइयों से अलग होगी। ये किंगशियाओ संप्रदाय के लिए एक सच्ची परीक्षा होगी। लेकिन क्यू चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह सभी दुष्ट आत्माओं और भूत सेना को रोक नहीं सकता। किंगशियाओ संप्रदाय को युद्ध में अवश्य शामिल होना होगा। यह विपत्ति संसार में सभी को लक्षित करती है और सच्चे शिष्यों को भी इसका भार उठाना चाहिए। जियांग झाओशिया के बोलने के बाद ये देखकर कि उसका बड़ा भाई चुप रहा, वह मोटे तौर पर अनुमान लगा सकता था कि उसका बड़ा भाई क्या सोच रहा है। वरिष्ठ भाइयों, कुलीन परिवारों और राजवंशों की तो बात ही छोड़िए, मार्शल आर्ट संप्रदायों की तुलना में भी किंगशियाओ संप्रदाय ने वर्षों में बहुत कम शिष्य खोए हैं। आपने बहुत अच्छा काम किया है, जियांग झाओशिया ने गंभीरता से कहा। उन्हें सचमुच ऐसा लग रहा था कि किंगशियाओ संप्रदाय का अब तक का विकास बहुत सहज रहा है। बेशक वे ये भी जानते थे कि इस सहजता के पीछे ये तथ्य छिपा था कि उनके बड़े भाई ने बार बार ऐसी समस्याओं का समाधान किया था जिन्हें संप्रदाय अकेले हल नहीं कर सकता था। लेकिन क्यू ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं भावुक नहीं हूँ, मैं बस इस बारे में सोच रही हूँ कि कैसे लड़ना है। जियांग झाओशिया मुस्कुराई, लेकिन उसने अपने बड़े भाई की पहचान उजागर नहीं की। उसने ली किंगक्यू को परेशान करना बंद कर दिया और अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने और उसे पुनर्जीवित करने के लिए ध्यान करने लगा। बर्फबारी और भी तेज होती गई, मानो वह पूरी दुनिया को दफनाने की कोशिश कर रही हो। अल्पविराम। शाम ढलने के साथ ही किन्ने अंततः अपनी 300,000 सैनिकों की मजबूत सेना के साथ कांगजोउ प्रांत की राजधानी में पहुंच गया। कैंगजोउ की राजधानी को युंडी शहर कहा जाता है। 1000 साल पहले कैंगजोउ एक प्रांत नहीं बल्कि एक राजवंश था। उस राजवंश के सम्राट युन ने एक बार उत्तर में उत्तरी दरबार पर आक्रमण किया और महान सैन्य उपलब्धियां हासिल की। युंडी शहर एक निर्जन मैदान में स्थित है। शहर की दीवारों के बाहर भूमि का एक अंतहीन विस्तार फैला हुआ है जो खरपतवारों से रहित है, जहां बर्फ के टुकड़े नाचते हैं और इस प्राचीन शहर को दफन नहीं कर सकते। किन्ये ने दूर तक देखते हुए अपनी भौहें सिकुड़ी। युंडी शहर के ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे, जिससे शहर बेहद घुटन भरा प्रतीत हो रहा था। जनरल, हमने यहाँ रुकना क्यों बंद कर दिया है? जिया गुआंग ने पूछा। रास्ते में उन्हें कई बार लाश राक्षसों के हमलों का सामना करना पड़ा। किन्ये की ताकत ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। उन्होंने पहले सिर्फ सुना था कि किन्ये बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन इस बार जब वे सेना के साथ अभियान पर गए तो उन्होंने अपनी आंखों से किन्ये की ताकत देखी। तब उन्हें आखिरकार समझ आया कि एक साधक क्या होता है। किन्ये ने कहा, मुझे लगता है कि इस शहर में कुछ गड़बड़ है। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पहले किसी को जांच के लिए भेजना चाहिए। हालांकि जिया गुआंग असमंजस में था, फिर भी उसने अपने आदेशों का पालन किया और उन्हें बताने के लिए पीछे मुड़ गया। जल्द ही दोनों जनरलों ने अपने घोड़ों को आगे की ओर दौड़ाया और भव्य शहर की ओर सरपट दौड़ पड़े। उनकी आकृतियां विशाल बर्फ में गायब हो गईं। 300,000 सैनिकों की सेना वहीं रुक गई और विश्राम करने लगी। जैसे जैसे अंधेरा छाने लगा और बर्फबारी तेज होने लगी, कई सैनिकों को ठंड लगने लगी और वे एक साथ हडल होकर बैठ गए। जिया गुआंग ने यह दृश्य देखा और किन्ये से कहा, आज रात बर्फबारी बहुत तेज है। अगर हम शहर में प्रवेश नहीं करते हैं तो मुझे डर है कि और भी मरीज आ जाएंगे। लंबी यात्रा, खासकर सर्दियों में, कई सैनिकों के बीमार पड़ने का कारण बनी। इलाका बहुत खुला और घने जंगलों से घिरा था, जिससे उन्हें और भी ठंड लग रही थी। किन्ये ने आगे देखते हुए कहा, अगर हम जल्दबाजी में अंदर घुस गए तो मुझे डर है कि और भी ज्यादा लोग हताहत होंगे।
एक साधक के रूप में, यद्यपि उसकी साधना का स्तर केवल पोषण युआन क्षेत्र के 5वें स्तर पर था, फिर भी वह महसूस कर सकता था कि आगे स्थित क्लाउड सम्राट शहर में कुछ गड़बड़ है। जिया गुआंग ने उसके गंभीर चेहरे को देखा और उसके फैसले पर भरोसा करने का विकल्प चुना। ली यूजोंग घोड़े से उतरे और खुद को तैयार करने के लिए अपने भले से अभ्यास करने लगे। सैनिक आपस में फुसफुसा रहे थे, कुछ बेचैन थे, कुछ असंतुष्ट थे, लेकिन किसी ने भी खड़े होकर किन्ये के आदेशों का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं की। पूरी तरह अंधेरा हो जाने के बाद भी दोनों सैनिक वापस नहीं लौटे, जिससे किन्ये का गुस्सा और भी बढ़ गया। ली यूजोंग चलकर पास आया और पूछा, क्या मुझे जाकर देखना चाहिए? किन्ये ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, तुम नहीं जा सकते। थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। उसने ली यूजोंग की पहचान के बारे में पहले ही कुछ अनुमान लगा लिए थे, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि अफवाहों के अलावा ली यूजोंग की शक्ल वास्तव में ली किनक्यू से मिलती जुलती थी। यही कारण है कि वह सीमा पार करने के डर से ली यूजोंग के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। ये सुनकर ली यूजोंग ने भौहें सिकुड़ी। जैसे ही वह अपनी बात पूरी करने ही वाला था कि आगे से घोड़ों के खुरों की आवाज़ सुनाई दी। पहले भेजे गए 2 जनरलों में से एक लौट आया है। ये जनरल बिल्कुल सुरक्षित प्रतीत होता है और कुछ हद तक उत्साहित भी लग रहा है। वह तेजी से किन्ये के पास पहुंचा, हाथ जोड़कर अभिवादन किया और कहा, जनरल को सूचित कर दूं कि राज्यपाल ने आपके स्वागत के लिए अपने निवास पर भोज का आयोजन किया है। शहर में कोई असामान्य स्थिति नहीं है और शहर के सभी सैनिक उत्तरी सीमा पर रक्षा व्यवस्था स्थापित करने के लिए चले गए हैं। किलेबंदी। किन्ये ने भौहें चढ़ा ली। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन चूंकि यूंडी शहर की रक्षा कोई सेना नहीं कर रही थी, इसलिए उन्हें अब डरने की जरूरत नहीं थी। शहर में प्रवेश करने का आदेश दो। किन्ये ने जिया गुआंग को तुरंत आदेश देने का निर्देश दिया। सामान्य परिस्थितियों में सेना को शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन बाहर बहुत ठंड थी और सैनिकों की सुरक्षा का ध्यान रखना आवश्यक था। और इस तरह 300,000 सैनिकों की सेना एक लंबे अजगर की तरह यूंडी शहर की ओर बढ़ती रही। अगरबत्ती के जलने में लगने वाले समय के बाद किन्ये, ली यूजोंग और जिया गुआंग सबसे पहले शहर के द्वार पर पहुंचे, जबकि उनके पीछे मुख्य सेना 100 फीट की दूरी पर थी। शहर के द्वार के सामने केवल 2 नगर रक्षक खड़े थे। उन्होंने तुरंत किन्ये और उनके दोनों साथियों को प्रणाम किया और सिर झुकाया। किन्ये ने शहर की ओर देखा। केवल कुछ ही घरों में रोशनी थी और पूरा शहर एक भूतिया शहर की तरह अंधेरा और घुटन भरा लग रहा था। उसने अपना सिर घुमाकर बाईं ओर खड़े नगर रक्षक की ओर देखा और पूछा, क्या हाल ही में यूंडी शहर में कोई असामान्य घटना घटी है? शहर के रक्षक ने उत्तर दिया, उत्तरी सीमा पर उपद्रव मचाने वाली बुरी आत्माओं ने कांगजू के लोगों को बहुत बेचैन कर दिया है। इस शहर में भी काफी अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह अभी भी अपेक्षाकृत शांत है। ये सुनकर किन्ये को राहत मिली। यदि दूसरा पक्ष बहुत ही निश्चितता से बोलता है तो व्यक्ति को संदेह होने लगेगा। किन्ये ने सिर हिलाया और फिर शहर में प्रवेश कर गया। ली यूजोंग और जिया गुआंग उनके ठीक पीछे पीछे आए और 300,000 सैनिकों की सेना तेजी से शहर के द्वार पर पहुंची और बारी बारी से शहर में प्रवेश कर गई। बर्फ और कोहरे के बवंडर के बीच आसमान में उड़ती तलवार पर सवार जियांग झाओशिया ने यह दृश्य देखा। फिर वह मुड़ा और विशाल बर्फ और कोहरे में गायब हो गया। यूंडी शहर में राज्यपाल के आवास के अंदर एक भव्य हॉल के अंदर बिखरे बालों वाला एक बूढ़ा व्यक्ति झुककर सिंहासन पर पालथी मारकर बैठा था। उसके हाथ घुटनों पर रखे थे, हथेलियां ऊपर की ओर थीं और वह प्रेत जैसी ऊर्जा के धुंधले गुच्छों से घिरा हुआ था। मोमबत्ती की रोशनी में उसकी परछाई दीवार पर पड़ रही थी, जिससे वह किसी दानव की तरह लंबा और पतला दिखाई दे रहा था। मुख्य हॉल में एक व्यक्ति खड़ा था जिसका व्यवहार परिष्कृत और विद्वतापूर्ण था। वह लगभग 30 वर्ष का प्रतीत होता था। उसका चेहरा आकर्षक था और उसने सफेद वस्त्र धारण कर रखा था। उसका नाम ली चांगजी था, जो लिचुआन के ली परिवार का सदस्य था। अपने पिता को इतना अमानवीय और विकृत होते देख ली चांगजी को ऐसा लगा जैसे उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा हो। उसने दांत पीसते हुए कहा, लियूजिंग की सेना शहर में प्रवेश कर रही है। मैंने आपकी सारी बातें मान ली हैं। आप मेरे पिता के शव को कब छोड़ेंगे? ये सुनकर कीमती पलंग पर लेटे बूढ़े व्यक्ति ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें घोर काली थीं और पुतलियां खून की तरह लाल थीं, जो भयावह था। महान दानव ने ली चांगजी की ओर नीचे देखते हुए कहा, एक बार जब मैं इस सेना को आत्मसात कर लूंगा तो मेरे पास चुनने के लिए बहुत सारे शरीर होंगे और स्वाभाविक रूप से मैं तुम्हारे पिता के लिए अब और मुश्किलें पैदा नहीं करूंगा। ली चांगजी ने उसे ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर आक्रोश साफ झलक रहा था। यदि महान दानव स्वामी सफल हो जाता है तो ली चांगजी यह कल्पना करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता कि इसे किस तरह की अराजकता फैलेगी, लेकिन वह अपने पिता को नहीं छोड़ सकता। हॉल के एक अंधेरे कोने से एक भयानक हंसी गूंजी। आवाज मर्दाना और स्त्री की पहचान करना मुश्किल था, तीखी थी। भाई, उस सेना का रक्त और ऊर्जा इतनी प्रबल है कि वह तुम्हें तुम्हारी मनचाही भूत सेना बनाने में अवश्य सक्षम बनाएगी। और उसका नेता एक साधक है, तुम इस अवसर को चूक नहीं सकते। जब बूढ़े दानव राजा को पता चला कि वहां साधक हैं तो उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ गए। वे प्रसन्न तो नहीं हुए, लेकिन इसके बजाय उन्होंने आदेश दिया, शहर के बाहर जाओ और देखो कि क्या वहां कोई और साधक हैं। हाँ, उस भयावह आवाज के मंद पड़ने के बाद ली चांगजी ने स्पष्ट रूप से अपने अंदर की ठंडक को गायब होते हुए महसूस किया। उसके पिता के शरीर में प्रवेश करने वाले राक्षस के अलावा अन्य राक्षस भी प्रांत में उत्पात मचा रहे थे। यही कारण था कि वह भाग नहीं सका। किसानों के आने की खबर सुनकर भी वह पूरी तरह से निराश महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस विकट परिस्थिति से कैसे बाहर निकला जाए। अगर किंगशियाओ संप्रदाय के नेता ली किंगकियू भी आ जाएं तो भी शायद वे इस दुष्ट आत्मा का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये सोचते ही ली चांगजी ने अपनी आस्तीनों में अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। चलो बाहर जाकर शो देखते हैं। ये कहकर उस महान दानव ने अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं। कुछ पल हिचकिचाने के बाद भी ली चांगजी ने मुड़कर जाने का फैसला किया। वह जानता था कि लियू जिंगमेली वंश के सदस्य सेनापति और मंत्री के रूप में कार्यरत थे और यदि उसकी मुलाकात अपने ही वंश के किसी सदस्य से होती तो वह उन्हें चेतावनी दे सकता था। अल्पविराम। यूंडी शहर की राजधानी होने के नाते सड़कें चौड़ी थीं, जिनके किनारों पर बर्फ के असमान पैच थे और घरों की छतों पर बर्फ जमी हुई थी, जो स्पष्ट रूप से इंगित करता था कि लंबे समय से किसी ने भी उनकी देखभाल नहीं की थी।
किन्ये, ली यूजोंग और जिया गुआन घोड़े पर कंधे से कंधा मिलाकर सवार थे, प्रत्येक के हाथ में एक मशाल थी और उनके चेहरे पर गंभीरता बढ़ती जा रही थी। शहर में प्रवेश करते ही, यहाँ तक कि जिया गुआन, जो एक साधक नहीं था, ने भी महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। क्या हमें पीछे हट जाना चाहिए? ली यूजोंग ने धीमी आवाज में किन्ये से पूछा। किन्ये ने उत्तर दिया, आज बहुत ठंड है। अगर हम अभी पीछे हटने का आदेश देते हैं तो सैनिकों का मनोबल डगमगा सकता है। ली यूजोंग ने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ सैनिक सड़क के दोनों ओर की इमारतों में घुसते हुए दिखाई दिए। आदेश देने से पहले ही कई सैनिक ठंड सहन नहीं कर पाए और आराम करने के लिए घर ढूंढने चले गए। ठंड बढ़ती ही जा रही है। क्या कोई भूत जादू कर रहा है? जिया गुआंग ने कांपते हुए अपने हाथों को गले लगाते हुए खुद से बुदबुदाया। ये सुनकर किन्ये ने अचेतन रूप से रात के आकाश की ओर देखा, जहां काले बादल धीरे धीरे उमड़ रहे थे, मानो वे किसी भी क्षण रहने वाले हों। अचानक, कौन है भाई? ली यूजोंग दहाड़ा और फिर नीचे की ओर उछला, एक छोटी सी गली की ओर दौड़ने का इरादा रखते हुए, लेकिन किन्ये ने उसे अपने सुनहरे डंडे से रोक दिया। ली यूजोंग ने किन्ये की ओर मुड़कर देखा, जो उस दिशा में घूर रहा था जहां वह दौड़ने ही वाला था। उसकी आंखें ठंडी और तीखी थीं। जल्दबाजी मत करो, ऐसा लगता है कि आज रात हमें एक भयंकर लड़ाई का सामना करना पड़ेगा, किन्ये ने गहरी आवाज में कहा। वह तुरंत मुड़ा और एक एक करके आदेश देने लगा, अपने सैनिकों को आसपास की सड़कों और आंगनों को बंद करने का निर्देश दिया।